तो शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर 8 का, जिसका लेक्चर 8 ऑफ फंक्शन। सो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा लेक्चर 8 ऑफ फंक्शंस। ना पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस को कवर अप किया था, जहां पे हमने देखा था कि मैपिंग डायग्राम की बेसिस पे दो तरह के फंक्शंस हैं, वन टू वन और मेनी टू वन। वन टू वन को एक और नाम से पुकारते हैं, वन टू वन को किस नाम से पुकारते हैं? दे आर स्टिल स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग इन, जस्ट होल्ड ऑन मिनट। हाँ, तो वन टू वन को हम एक और किस नाम से पुकारते हैं? इंजेक्टिव, है ना। वन टू वन को हम एक और किस नाम से पुकारते हैं? इंजेक्टिव। एंड देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ फंक्शन टाइप ऑफ बेसिस ऑन विच यू कैन डिस्टिंग्विश फंक्शंस। दूसरा तो कौन सा तरीका है? बेस्ड ऑन द रेंज एंड को डोमेन। तो वहां पे क्या था? ऑन टू और इन टू। ऑन टू किस नाम से पुकारते हैं? सर्जेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे अब लिख देता हूँ, आपको याद होगा, वन टू वन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, और जो दोनों हो वो बाइजेक्टिव बोलते हैं। सो अगेन मैंने आपको बोला है क्वेश्चन की शुरुआत आज लेक्चर की शुरुआत कुछ क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में भी हैं, जो आपको मैं मटेरियल फॉरवर्ड करूंगा उसके अंदर भी हैं, पर नॉनदलेस जब तक उन चीजों पे अवेयरनेस नहीं होगी उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल होगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x लाइज फ्रॉम -1 से 1। ये कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है? एक सेट डिफाइंड है a, कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में कि सेट बिल्डर फॉर्म में? लिखिएगा चैट सेक्शन में। सो इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज आल्सो इक्वल टू दिस, सो a और b दो सेट्स हैं, दोनों इसके बराबर हैं। इसको डिकोड करना आपकी जिम्मेदारी है। बी अ मैपिंग, इस फंक्शन की जो मैपिंग है दैट इज फ्रॉम a टू b। तो एक फंक्शन है f दैट इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, उसको उन्होंने आगे चलकर सेंटेंस में लिखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम a टू b फाइंड वेदर इट्स सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव की बाइजेक्टिव। तो मैं आपके सामने कुछ ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, वेरी गुड, इट्स अ सेट रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैं आपको बता दूं, ए और बी क्या है? सेट है। किसके? कलेक्शन के। किस चीज के? ऑल एक्स, जनरली रियल नंबर्स के। वो ऑल रियल नंबर जो -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं। तो -1 से 1 नंबर लाइन पे देयर विल बी इनफाइनाइट रियल नंबर्स, उनके जो कलेक्शन है वो ए बी, सेट ए बी उसी को डिनोट करता है और सेट बी भी उसी को डिनोट करता है, ठीक है ना। नाउ मैं कुछ फंक्शंस एक के नीचे एक लिखने वाला हूं। उन फंक्शंस को इन दिस मैपिंग यू हैव टू टेल मी कि वो सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है कि बाइजेक्टिव है। वो जो फंक्शन से बड़े पॉपुलर हैं उनमें से कई लोगों के ग्राफ तो आपने देख रखे होंगे। मेरे ख्याल से उनके ग्राफिकल तरीके से अगर आप उनको एनालाइज करोगे तो बहुत जल्दी से बता पाओगे। सो आई एम राइटिंग दोस फंक्शंस। सबसे पहला है a fx इज इक्वल टू mod x। इसका जवाब तो सबने बताना है चैट सेक्शन में। चलिए, तो टोटल में आके मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 फंक्शंस लिखे हैं। याद रखना, इनफैक्ट बहुत स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता चुका हूं मैं आपको, जब भी कोई फंक्शन का क्वेश्चन आता है या रिलेशन का क्वेश्चन आता है, देयर आर टू थिंग्स टू ऑब्जर्व, वेयर टू अप्लाई एंड हाउ टू अप्लाई। तो जब आपसे कोई कहता है वेयर टू अप्लाई, तो आपको देखना होगा प्रीसेट क्या है, पोस्ट सेट क्या है। तो प्रीसेट ए है, पोस्ट सेट बी है, जो दोनों यही सेट है, ठीक है ना। तो मतलब हमारे जो इनपुट्स हैं वो भी -1 से 1 के बीच के रियल नंबर्स हैं, और जो हमारे कोडोमेन है ना बी, वो भी -1 से 1 के बीच में। अब आपको वेयर टू अप्लाई तो समझ में आ गया, हाउ टू अप्लाई के लिए 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, किस तरह से फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। ना आप लोग एक एक करके चैट सेक्शन में मुझे बताएं कि बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न सो फार, एक एक करके हर क्वेश्चन के बारे में बताएं कि जैसे पहला क्वेश्चन है, ये सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है क्या? जो भी आप कहना चाहते हो आप उसको बता सकते हो चैट सेक्शन में। नहीं बेटा, ऐसा मत बोला करो, रैंडम मत बताओ। आप नंबरिंग दो, ए है, ए का जवाब क्या है, नहीं तो मेरे को रीड आउट करना बड़ा मुश्किल होगा। और गिव इट, राइट योर चैट में, गिव योर रिप्लाई टू एवरीवन। क्लास में बैठे होते तो हम लोग सबको ही सुनाई देता ना आपका जवाब क्या होता। सो जस्ट राइट इट टू एवरीवन। सो मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। ये जितने भी फंक्शंस मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं सारे के सारे बहुत ही बेसिक फंक्शन है। अगर इनमें से किसी एक में भी आपको ग्राफ बनाने में परेशानी हो रही है, इसका मतलब आपकी ग्राफ की नॉलेज पैथेटिक है ना। इसका मतलब आपकी ग्राफ की नॉलेज पैथेटिक है, आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है। दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू अप फ्रंट। सो आपके पास पहला जो है
मॉडुलस फंक्शन है। तो फर्स्ट इज योर मॉडुलस फंक्शन, इसका ग्राफ आपको पता है, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और फिर जिन जिन लोगों ने आंसर्स दिए उनके आंसर्स भी रीड आउट कर डालूंगा मैं। सो सबसे पहले आपके पास है मॉडुलस फंक्शन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स में इसका जो ग्राफ है वो बना लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है ये मैंने ऑल रियल नंबर्स के लिए बनाया है, पर लेकिन आप देख सकते हो जो मैपिंग है उसके बेसिस पे जो डोमेन है वो ए है। ए क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, ऑल इनपुट्स दैट लाई फ्रॉम -1 से 1। तो आप एक काम करो, -1 से 1 के बीच में इस ग्राफ को लिमिट कर दो। तो यहाँ पर आप -1 पर इस तरह से शुरुआत करो और यहाँ पे 1 पर एंड करो। आप देख सकते हो एक्स एक्सिस में हमने अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन। रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन को हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन। तो हमने जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो आपको मालूम माइनस और 1 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। तो दिस इज द फंक्शन इन द गिवन डोमेन। इन द गिवन डोमेन ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है। अब ये बात तो पक्की है, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर पेन। ये बात तो पक्की है कि बेस्ड ऑन आर मैपिंग के बेसिस पर अगर हम देखना चाहें कि 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन चेक पढ़ा था हमने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बना देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कई जगह कट कर रही है। इनफैक्ट आप खुद भी देख सकते हो ये मेनी टू 1 होगा क्योंकि -1 के इनपुट के करस्पॉन्डिंग पे आउटपुट 1 आ रहा है और 1 के करस्पॉन्डिंग पे आउटपुट क्या आ रहा है? 1। देयरफॉर जो एक क्वेश्चन है हमारे पास वो मेनी टू 1 है। मेनी टू 1 मतलब वो इंजेक्टिव नहीं है, तो नॉट इंजेक्टिव। इज दैट क्लियर? नॉट इंजेक्टिव। और बात करते हैं दूसरी कि इसका कोडोमेन क्या है। ध्यान देखिएगा, कोडोमेन की बात कर रहे हैं, कोडोमेन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन में ही हमें पता चल जाता है कोडोमेन क्या है। कोडोमेन है बी क्या है? बी है y इज एन एलिमेंट ऑफ -1 से 1। ये तो हमारा कोडोमेन ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर डिफाइंड है। पर बात होती है कि रेंज क्या है। ग्राफ को देखते हैं, रेंज अगर हम y एक्सिस को स्कैन करें तो इन द गिवन डोमेन जो हमारे y के आउटपुट्स हैं वो 0 से लेकर 1 के बीच में है। 0 से लेकर 1 के बीच में ही हमारा ग्राफ लाई करता है। तो हमारा रेंज है y इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से लेकर 1। आप देख सकते हो जो रेंज है दैट इज स्मॉलर देन द कोडोमेन, या इट्स अ सबसेट ऑफ। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? इनटू। जो फंक्शन इनटू होता है दैट इज नॉट सर्जेक्टिव, इट इज नॉट सर्जेक्टिव। और आपको मालूम ही है कि अगर मुझे किसी को बाइजेक्टिव होना है तो उसे सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों ही होना है। इसमें तो दोनों ही खासियतें नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव तो कतई ही नहीं है। ठीक है ना? तो सब लोगों ने एकदम परफेक्ट जवाब दिया मेरे ख्याल से, जितने लोगों ने देने की कोशिश की। मेनी टू 1 है, नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, सही है। ऑन टू, अमनदीप बोलता है ऑन टू नहीं बेटा, इनटू है ना ये अमनदीप, क्योंकि रेंज जो है वो 0 से 1 है। रेंज के लिए हम स्कैन करते हैं y एक्सिस को, y एक्सिस में 0 से 1 तक है ग्राफ। ठीक है, बाकी लोग मुझे थम्स अप दें अगर ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को तो। बेटा गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, सबका जवाब आना चाहिए। चलो सेकंड पे जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब धीरे धीरे हर चीज का ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, अब मैं तेजी से करूंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की बात करते हैं, तो बी पार्ट पे जाते हैं। बेटा आज हम नए कुछ फंक्शंस को भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ धीरे धीरे। देखो जैसा होता है ना कि हर चीज एक ही दिन में पढ़ने की कोशिश करोगे तो डाइजेस्ट, हर चीज एक ही दिन में खाने की कोशिश करोगे तो डाइजेशन खराब हो जाएगा। उस तरह से सारे फंक्शंस एक ही दिन में सीख जाओगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हम धीरे धीरे चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट जो है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। ये फंक्शन जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ अब तो आपको एकदम सबकॉन्शियसली याद हो जाना चाहिए कि अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ है -1 से 1, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है -1 से 1 के बीच में डिस्कशन। तो -1 से 1 के बीच में आपको मालूम है ग्राफ होता है कुछ इस तरह से। -1 पे वैल्यू 1, 0 पे 0, 0 से 1 पर 0, 0 से 1 पर 0 और 1 पे आउटपुट 1 है कि नहीं। अब आपको दिख ही रहा है बहुत आराम से कि ये मेनी टू 1 फंक्शन है। मेनी टू 1 है मतलब नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि 1 to 1 नहीं है। मेनी टू 1 क्यों है? क्योंकि देख सकते हो कई इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट आएगा। 0, जस्ट होल्ड ऑन मिनट, देयर इज अ पावर कट आउट हियर,
थोड़ी देर के लिए मैं दूसरी लाइट ऑन कर देता हूँ, दे माइट बी अ ग्लेयर, पर वंस द पावर इज बैक तो उसे बंद कर दूंगा, ठीक है ना। सो मैनी टू वन नॉट इंजेक्टिव है, ठीक है। और दूसरा इसका रेंज क्या है, रेंज निकालते हैं। रेंज आप देख सकते हो, उसका रेंज है, इसके आउटपुट्स हैं सिर्फ -1 0 और 1, तो इसका रेंज है -1 0 और 1, सिर्फ यही आउटपुट्स हैं। और जबकि इसका जो कोडोमेन है वो तो आपको दिख ही रहा है, वो है -1 से लेकर 1। इसका अंदर रेंज जो है दैट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और रेंज के अंदर सिर्फ उनमें से 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो अगेन इट्स अ रेंज इज लेस देन कोडोमेन। इसका मतलब ये अगेन नॉट सर्जेक्टिव है, क्योंकि दोनों ही खासियतें नहीं हैं, तो वैसे भी बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता था किसी एक खासियत के होने पे भी। देयरफॉर अगेन दिस फंक्शन दैट इज गिवन टू यू इज नीदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव एंड नॉर बाइजेक्टिव। लेट अस टॉक अबाउट सी। fx इक्वल टू x mod x, तेजी से कर रहे हैं आगे के क्वेश्चंस। fx इक्वल टू x mod x, मैं रुकूंगा नहीं, एक एक करके अपने नोट्स में बनाते जाएगा एकदम राइट पेज पे, सारे चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। सो सी fx इज इक्वल टू x mod x। अब fx इक्वल टू x mod x बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि मॉडल, अगर इसको आप डिकोड करो तो दो चीजें हो सकती हैं। जब ये मॉड की डंडियां अंदर झांकेंगी तो उनको अंदर पॉजिटिव नजर आ सकता है या नेगेटिव नजर आ सकता है। तो दो कंडीशन बनेगी, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x इज लेस देन 0, है ना। या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या तो x लेस देन 0 होगा। थोड़ा सा लेफ्ट में कर देता हूँ। सो आपका दो कंडीशन बनेगी, इफ x इज ग्रेटर देन 0 और fx लेस देन 0। अगर x पॉजिटिव है तो अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो x इंटू एक्स हो जाएगा जो कि x स्क्वायर होगा। जबकि अगर x नेगेटिव है, अगर अंदर x नेगेटिव है तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, तो x इंटू माइनस एक्स आएगा, x इंटू माइनस एक्स विच इज माइनस एक्स स्क्वायर। आपको दोनों के ग्राफ आते हैं, आपको मालूम ही है एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, अपसाइड ओपनिंग पैराबोला, पर दिस इज ओनली वैलिड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव x के लिए वैलिड है, तो इसको मिटा दो। You also know the graph of minus x square. Minus x square का y is equal to minus x square is a downward opening parabola. पर इसका वही पोर्शन जिसमें x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव मतलब सिर्फ नेगेटिव पोर्शन वाला। This is the graph of x mod x. तो आपको लगेगा कि ये तो क्यूब का ग्राफ याद दिला रहा है, क्यूब जैसा है पर इसकी वैल्यूज में ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। Now by looking at here you all know -1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, आप देख सकते हो -1 डालोगे तो -1 इंटू -1 का मॉड 1, -1 इंटू 1 वुड बी -1, तो -1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा -1। और 1 की बात करें तो 1 से लेकर 1 का आउटपुट आएगा 1। तो दिस इज द पोर्शन दैट वी नीड टू कीप। अब आप इसको देख सकते हो, बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन वेरी वेल सी बाय जस्ट होल्ड ऑन मिनट, हाँ ये बैक, हाँ। सो बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन वेरी वेल सी कि ये 1 to 1 होगा, क्योंकि कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ ये उसको एक ही बार काटेगी, तो ये 1 to 1 तो है ही, 1 to 1 तो है ना, मतलब इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है। अब बार बार नहीं कहूंगा, इंजेक्टिव का मतलब 1 to 1 है। एंड अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज इसका कहां से कहां तक है, -1 से 1, तो y इज एन एलिमेंट ऑफ -1 से 1। जबकि अगर हम लोग देखें तो हमारा कोडोमेन जो है वो भी ये है, तो दिस इज इक्वल टू द कोडोमेन। इसका मतलब ये जो है ये ऑन टू भी है, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव भी है, दोनों खासियतें हैं, इसलिए बाइजेक्टिव भी है। बेटा समझ में आ गया। अगली बार से x mod x का ग्राफ आएगा तो यू ऑल नीड टू नो कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ x mod x। x mod x डिकोड होकर ये बन जाता है, पर यू नीड टू नो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ x mod x। x क्यूब के बारे में भी मैं ज्यादा नहीं करूंगा, x क्यूब इज अ होमवर्क फॉर यू, यू कैन डू इट इन योर नोट्स। x क्यूब का ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग होता है x क्यूब का, है ना, यू आर अवेयर ऑफ इट। वो भी इनफैक्ट 1 to 1 होगा और इट वुड बी रेंज जो उसका -1 से 1 ही आएगा, सही है ना। एक बार सब लोग बता दें, कर लेंगे ना डी पार्ट को। लेट मी डू द ई पार्ट फॉर यू, लेट मी डू द ई पार्ट फॉर यू। सो द ई पार्ट इज fx इक्वल टू साइन ऑफ पाई x बाई 2, इसका ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, कोई भी बैकलॉग मत छोड़ना, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। अभी मेरी स्पीड पेस सब एकदम मध्यम है, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब करें, वार्म अप हो जाएं। फिर जब पेस बढ़ेगा ना तब बैकलॉग मत छोड़ना। देयर शुड बी नो, जितने भी लेक्चर में कहता हूँ रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट खत्म करनी है तो करनी है,
लेक्चर सारे के सारे जो मैं ले रहा हूँ सारे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना समझ में आया हो। अपनी नोट्स एकदम प्रॉपर बनाते जाना। फिर एफ एक्स ई पार्ट कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई एक्स बाई टू। इस पाई एक्स बाई टू को जानबूझ के पाई बाई टू एक्स लिख रहा हूं। आपको मालूम ही है, यू शुड ऑल नो, इतनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बातें आपको आनी चाहिए। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, साइन एक्स का ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। कौन बताएगा साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और आगे और पीछे सब जगह जाता है। साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स के ग्राफ का पीरियड कितना होता है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस साइन एक्स फंक्शन? पीरियड मतलब मालूम है ना, किस इंटरवल के बाद द वैल्यूज टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। 2 पाई, यस, इसका पीरियड है 2 पाई, क्योंकि ये वो ठप्पा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब आपको मालूम होना चाहिए, अगर साइन एक्स की जगह ax होता है, ax, तो साइन एक्स का जो पीरियड था, साइन एक्स का जो पीरियड था वो है 2 पाई, पर साइन ऑफ ax का पीरियड जो होता है वो क्या बन जाता है? पीरियड 2 पाई बाय a। जितने गुना, जितने टाइम्स आप x को बढ़ा देते हो, वॉट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ x, पीरियड उतने टाइम्स गिर जाता है। तो यहां पर a है, तो यहां पे आ जाएगा पाई बाय a, 2 पाई बाय a। तो इसका जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई बाय a। बताओ यहां पर a क्या है? यहां पे sin x नहीं है, sin ऑफ पाई बाय 2 x है, तो कंपेयर करोगे तो x क्या है यहां पर? पाई बाय 2। जल्दी बताओ इसका पीरियड क्या होगा? जल्दी बताएं इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई डिवाइड बाय पाई बाय 2। जल्दी बताओ इसका पीरियड क्या होगा? अरे बताओ बेटा जल्दी, इसका पीरियड क्या होगा? साइन ऑफ पाई एक्स बाय 2 का पीरियड क्या होगा? साइन ऑफ ax का पीरियड होता है 2 पाई बाय a। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? पाई बाय 2। शितांशु बोलता है 2, नहीं शितांशु, चेक करो बेटा। साइन ऑफ पाई बाय 2x का पीरियड होगा 2 पाई डिवाइड बाय पाई बाय 2। पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर जाके 4 आ जाएगा, तो पीरियड वुड बी 4। बाकी लोग जो शांति पूर्वक देख रहे हैं, भाई आपसे कृपा है, थोड़ी कृपा दृष्टि बढ़ाएं और चैट सेक्शन में बताएं कि आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। कितने लोगों को ये चीज पता थी? कितने लोगों को ये चीज पता थी? ये वाला चीज, ये ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट ईयर पढ़ा होना चाहिए था आपको। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। जो पाप पहले हो गए उनको भूल जाओ, नए पुण्य कमाओ, नई चीजों को समझने की कोशिश करो। ये तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? तो पीरियड होगा 4। यस, द पीरियड वुड बी 4। क्लियर है सबको? मैं जिन जिन के नाम पूछ रहा हूं बताइएगा। आयशना आपको पता था? अमनदीप प्लीज लेट मी नो। भक्ति को तो पता होगा, आई एम श्योर। हर्ष को पता होगा, निशी को पता होगा, विख्यात, हाँ ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन वेरी वेल सी कि हमने पीरियड 4 निकाल लिया है। क्योंकि पीरियड 4 निकाल लिया है, इसका मतलब है कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, अब तो मैं इसका ग्राफ बनाने पे आ रहा हूं, इसका जो ग्राफ है वुड बी समथिंग लाइक दिस। ध्यान देखिएगा, इस तरफ पीरियड 2 पाई ना होकर 4 है, तो ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 0 होगा, और यहां पर होगा -2, यहां होगा -4। ध्यान सुनना पहले मेरी बात। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहेगी, क्योंकि साइन ऑफ एन एंगल है, साइन ऑफ एन एंगल है, तो साइन ऑफ एन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1, इसकी मिनिमम वैल्यू -1। बट एकदम से याद आया क्या कि बेटा आपने तो अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है -1 से 1 के बीच में, तो यहाँ -2 होगा, तो -1 यहाँ होगा और 1 यहाँ होगा। तो हम जितने रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन का ग्राफ अगर हम बनाए, तो रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन में ग्राफ ऐसा बनेगा, यूं। ये रहा -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी -1, यहां है 1, इसके करस्पॉन्डिंग आएगी वैल्यू 1, इसके आगे के पोर्शन, इसके पीछे के पोर्शन को हमने हटा दिया है। दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2x। जल्दी बताएं ये 1 to 1 है क्या? जल्दी बताएं ये 1 to 1 है क्या? जल्दी बताएं चैट सेक्शन में, क्या ये 1 to 1 है इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन? पहले नहीं था। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की यही तो खासियत होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो मेनी टू वन होते हैं, बट ये अपने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में
हॉरिजॉन्टल लाइन चेक लगाओगे तो कहीं पे भी टर्निंग नहीं हो रही, टर्निंग से पहले ही, यहाँ टर्निंग आने वाली थी उसके पहले ही उड़ा दिया आपने ग्राफ को, 1 के बाद टर्निंग आने वाली थी, 1 पे टर्निंग थी, आपने उसके आगे के ग्राफ को उड़ा दिया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करोगे तो इसका मतलब ये 1 to 1 तो होगा ही होगा, ये 1 to 1 है, ये 1 to 1 है। और ऑब्वियसली इसका अगर आप रेंज निकालोगे तो इसका रेंज है -1 से लेकर 1 तक ग्राफ है, -1 से 1 तक ग्राफ है, और वही आपका क्या है, कोडोमेन, तो मतलब ये ऑन टू भी है, और क्योंकि इसमें दोनों खासियतें हैं तो ये बाइजेक्टिव भी है। लेवल बढ़ाएं थोड़ा सा, क्या चाहते हो, पहले थोड़ा और इजी लेवल के क्वेश्चंस करवाऊं क्या, आपके शीट में से 1-2 क्वेश्चंस करवा देता हूं, फंक्शंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स में बहुत आते हैं, जितना अभी तक हमने पढ़ा उसी के ऊपर बेस्ड है ना। आइडियली एकेडमिक्स में टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बाद यहाँ इसके बाद का जो पोर्शन है उसमें बहुत ही कम फंक्शन दिया है, हमें अब इसके बाद क्या क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन करना है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन करना है, ऑड और इवन फंक्शन करना है, और पीरियोडिक फंक्शंस करना है। जो ये पीरियड की बात की उसको और डिटेल में करना है। चलो 1-2 क्वेश्चन और ट्रिकी से जो बहुत ही पॉपुलर हैं हाईलाइट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, कुछ ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके टेस्ट में in any book that you pick you would find such kind of questions, these are very standard questions, आपके क्वेश्चन बैंक में भी हैं, so let me pick some of them है ना, and then we'll move forward, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, ये आपके शीट में से है, if for non-zero x a fx plus b f of 1 by x is equal to 1 by x minus 5, फाइंड fx। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो एक समय था जब इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिस कंसेप्ट वाज आस्क्ड रिपीटेडली। सेकंड क्वेश्चन है, इफ fx is equal to 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3 देन फाइंड। पहले इसको इजी वर्जन दे रहा हूं, फिर मैं इसी क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका वो वर्जन दूंगा जो ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत पूछा जाता है, प्लस फाइंड f of x plus f of 1 minus x। है ना, चाहो तो आप लिख लो पहले, ये दोनों ही बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। इट माइट बी पॉसिबल दैट आपको अभी ये टफ लगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स से लगे, बट दे आर वेरी इजी। दिस इज द स्टैंडर्ड व्हिच इज बीइंग आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव पेपर्स इन और मेंस, एनडीए, जितने भी अपने ऑब्जेक्टिव पेपर्स में इस तरह का लेवल पूछा आता है फंक्शंस के बारे में। अब यहाँ पे देखो पहला जो क्वेश्चन है, कितने लोगों ने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, हु ऑल ऑफ यू नो हाउ टू अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। एक आपको अजीबोगरीब सी एक्सप्रेशन दे दी जाएगी, इसको बोलते हैं फंक्शनल एक्सप्रेशन। इस तरह की एक अजीबोगरीब सी फंक्शनल एक्सप्रेशन आपको दे दी जाएगी, और इस फंक्शनल एक्सप्रेशन को डिकोड करके आपको fx निकालना होगा, फंक्शन निकालना होगा। बच्चे परेशान, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से fx, क्योंकि यहाँ पे fx भी है और f of 1 by x भी है। तो याद रखिएगा, आपने अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जो स्ट्रैटेजी हम लोग अभी यहाँ अपनाने वाले हैं वो सारे उन तरह के फंक्शनल एक्सप्रेशंस में लगेंगे जहाँ पे fx भी होगा और f of 1 by x भी होगा, fx भी होगा और f of 1 by x भी होगा। ऐसी सिमेट्री और भी जगहों पे आएगी, ऐसी सिमेट्री और भी जगहों पे आएगी, पर अभी स्पेसिफिकली बहुत ही पॉपुलर सिमेट्री में है fx के साथ f of 1 by x का कॉम्बो हो। तो ऐसे में क्या करो, इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 नाम दे दो, और फिर इसी एक्सप्रेशन में रिप्लेस x किया होगा 1 by x, तो जहां जहां x है वहां 1 by x रिप्लेस कर दो, तो क्या बन जाएगा a f of 1 by x plus b 1 by x 1 upon 1 by x would be fx, this would be 1 upon 1 by x x minus 5। इसे आप एक्सप्रेशन नंबर 2 नाम दे दो, इसे आप एक्सप्रेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब ये सोचो आपको fx निकालना है, तो यहां पर fx और f of 1 by x दो वेरिएबल्स हो गए, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो इक्वेशंस आ गई, इसमें से f of 1 by x को एलिमिनेट कर दो और fx निकाल दो। तो आपको मालूम है एलिमिनेशन मेथड क्या करते हैं, आपको एलिमिनेट किसको करना है, f of 1 by x को, क्योंकि आपको fx चाहिए। यहाँ पे f of 1 by x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे f of 1 by x का कोएफिशिएंट a है, तो इक्वेशन नंबर 1 को a से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 2 को b से मल्टीप्लाई कर दो। तो a इक्वेशन नंबर 1 को अगर a से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड में, तो बन जाएगा a square fx प्लस ab f of 1 by x is equal to a by x minus 5, a by x minus 5 है, सॉरी a by x minus
5a, पूरे एक्सप्रेशन 1 को आपने a से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसी तरीके से एक्सप्रेशन नंबर 2 को आप b से मल्टीप्लाई कर दो, b से, तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी एफ ऑफ 1/x प्लस बी स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स माइनस एफ ऑफ बी। अब आप क्या करो, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि आपने एलिमिनेट करना है एफ ऑफ 1/x को। ये और ये कट जाएंगे, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा ए बाय एक्स माइनस बी एक्स प्लस 5b माइनस 5a। हाँ, जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग वो तो आप कर ही लोगे। फ्रॉम हियर व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ fx? fx आ जाएगा हमारे पास 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a बाय x माइनस b बाय x प्लस 5b माइनस 5a। अब ऑब्जेक्टिव पेपर में वो क्या कह देते हैं, इस तरह का एक्सप्रेशन, ये तो सब थ्योरेटिकल दे रखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में वो क्या कह देते हैं, फाइंड एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 निकालने, या एफ ऑफ 0 नहीं बोलते क्योंकि वैसे उसने कह रखा था क्वेश्चन में x इज नॉन जीरो। उसने x इज नॉन जीरो क्यों कहा था? क्योंकि 0 डाल दोगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। वो कह देंगे फाइंड एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 निकालने के लिए जहां जहां x है वहां 1 निकाल लेते और a और b के बीच में एक्सप्रेशन आया था। बेटा याद रखना, ये तरीका बहुत ही स्टैंडर्ड है, जब तक कोई बताता नहीं है तब तक ये अजूबा लगता है, पर जब एक बार कोई बता देता है कि इस तरह के क्वेश्चन में यही करना है तो आप यही करते हो। बहुत ही कॉमन है, इसके ऊपर कम से कम आप देख सकते हो 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं हर अच्छी किताबों में। समझ में आ गया हो? थम्स अप दे दो। क्या क्या हमने x की 1/x रिप्लेस कर दिया इस फंक्शनल इक्वेशन में। तो जहां जहां 1/x था वहां पे x डालने पे अपने पास f ऑफ 1/x और fx के बीच में एक इक्वेशन बन गई, जिसमें से हमने f ऑफ 1/x को एलिमिनेट करते हुए, रजत बोलता है tu। tu का मतलब क्या है रजत? tu। चलो अगला करें, अगला हो जाना चाहिए आपसे, फटाफट करो। अगला जो फंक्शन दे रखा है उसकी डेफिनेशन है fx इक्वल टू 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3। 9 है यहाँ। देन फाइंड f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x। ये तो बहुत तेजी से हो जाना चाहिए, जल्दी बताओ क्या करेंगे। ओके, क्या बात है, रजत ने आज हमें नया शॉर्टकट दिया है थम्स अप का, tu। वेरी गुड, करें आगे, अगला करें, अगला अगला। अगला क्वेश्चन जो है, क्या बात है, दिस अगेन पावर कट दैट गोइंग ऑन। चल एनीवेज, हम तो एकदम प्रिपेयर्ड हैं, क्लास कुछ भी हो जाए, क्लास तो होगी, कितने पावर कट हो जाए। सो आगे चलते हैं। सो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एफ एक्स आपको दे रखा है 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पहले बहुत इजी है। कोई तुमसे कहता है एफ ऑफ 1/x निकालो, तो ऑब्वियसली बात है जहां जहां x है वहां 1/x डालोगे, तो 9 1 माइनस एक्स अपॉन 9 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आएगा 9 अपॉन 9 की पावर x, वहीं के वहीं सिंप्लीफाई करते हैं, 9 अपॉन 9 की पावर x अपॉन 9 अपॉन 9 की पावर x प्लस 3। ऑब्वियसली बात है यही होना है ना। फ्रॉम हियर दिस इज व्हाट, 3 कट जाएगा तो 3 कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। सो फ्रॉम हियर दिस विल बी 3 और आप एलसीएम ले लो तो 9 की पावर x इधर चलेगा, तो 3 अपॉन 9 की पावर x होल अपॉन 3 प्लस 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x, तो ये और ये कट जाएंगे एंड दिस विल बी 3 अपॉन 3 प्लस 9 की पावर x। आपको लगेगा ऐसा कुछ अजूबा तो हुआ नहीं, आपको लगेगा ऐसा कोई अजूबा तो हुआ नहीं, पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ अजूबा टाइप तो हुआ नहीं, पर अब अजूबा लगेगा आपको, अब आपको अजूबा लगेगा। देखें कितने लोगों ने आंसर दिया, 1 दिया है, अर्श ने दिया आंसर, प्रिंस ने दिया आंसर 1। क्या बात है। अब उसने आपसे पूछा क्या था, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x क्या होता है ये बताइए, ये पूछा तो क्वेश्चन में। तो एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3 प्लस एफ ऑफ 1/x हमने सिंप्लीफाई करके क्या निकाला 3 अपॉन 3 प्लस 9 की पावर x। ऑब्वियसली बात है डिनोमिनेटर सेम है, तो
तो एलसीएम निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। 9 की पावर x अपॉन प्लस 3 दोनों सेम ही है, ऊपर आ गया 9 की पावर x प्लस 3 दोनों कैंसिल आउट होंगे और आंसर आएगा 1। अब ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा है सब्जेक्टिव अंदाज में, ये तो क्वेश्चन मैंने किस अंदाज में पूछा है, सब्जेक्टिव अंदाज में। लेट मी रीराइट दिस क्वेश्चन इन एन ऑब्जेक्टिव अंदाज, और फिर आपको रियलाइज होगा कि ये जो छोटी छोटी चीजें हम लोग सीखते हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हम लोग सीखते हैं वो कैसे ऑब्जेक्टिव पेपर से पूछी जा सकती है। एक बार सभी लोग थम्स अप दे देंगे अगर आपको ये पूरी पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई। सभी लोग एक बार थम्स अप दे दें अगर आपको ये पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई, देन वी मूव फॉरवर्ड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक बार थम्स अप दे दो सभी लोग। चलिए कोई नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा तो मैं बना दूंगा क्वेश्चन में, कुछ है नहीं। सो अगला क्वेश्चन है इसी तर्ज पे, इसका जवाब आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीबडी। इसका जवाब जो अगले वाले क्वेश्चन का जवाब है आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीबडी, और अगर आपको आगे है तो सब बताएंगे। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3, देन फाइंड समेशन f ऑफ r अपॉन 2008 फिर r इज फ्रॉम 1 से लेकर 2007। करें करें। अब आपको लगेगा कि कैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन जो हम लोग रेगुलर क्लासेस में करते हैं वो कैसे कंपटीशन में, इनफैक्ट जेई मेंस में तो कॉम्प्रिहेंशन ही ऐसा आता है कि बच्चों को पहले आपको कॉम्प्रिहेंड करना होगा लिखा क्या है, पहले करें, सोचें, समझें और बताएं क्या होगा आंसर। थोड़ा सा रुक जाओ, एक मिनट से रुक जाओ। एक थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, यहाँ पे 2009 कर लो और यहाँ पे 2008 कर लो। आई गेस अब इट वुड बी मच बेटर। इसको प्लीज करेक्शन कर लेना, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना और करें। लेट मी जस्ट सर्च फॉर द एग्जैक्ट क्वेश्चन ऑल्सो। कहीं ना कहीं तो है आपके, या तो शीट में है या फिर शीट में तो नहीं है, जो मटेरियल मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा उसमें होगा। लेट मी जस्ट सर्च, तब तक आप लोग अटेम्प्ट करें। सही है क्वेश्चन, अटेम्प्ट करें आप लोग, क्या आंसर आएगा। दोनों ही सही रहते हैं। मिल गया क्वेश्चन मुझको, बट कोई बात नहीं, पहले इसका जवाब दो। एनीवन? चलो लेट मी यूज द ऑडियो फर्स्ट। कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझे बताएं, किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई परेशानी तो पूछ सकता है। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा ऑडियो यूज करके। नहीं है तो कोई बात नहीं, आई गिव यू 10 सेकेंड्स, 10-20 सेकेंड्स और थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं, चलो मैं करता हूँ आपके लिए, मैं करता हूँ, मैं हूँ ना, पहले मुझे करने दो, फिर अगला आपसे पूछूंगा वापस से। चलो मेरे को ध्यान देखना, सभी लोग ऑब्जर्व कीजिएगा बोर्ड पे। जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये आप अवेयर हो ये क्या है। ये जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है दिस इज नॉट समथिंग वेरी हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड। दिस इज एफ ऑफ काउंटर क्या है इस समेशन का, आर की वैल्यू 1 डालेगी, फिर आर की वैल्यू 2 डालेगी, आर की वैल्यू 3 डालेगी एंड सो ऑन। दिस इज आर अपॉन 1 अपॉन 2009 प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन 2009 प्लस एफ ऑफ 3 अपॉन 2009 एंड सो ऑन अप टिल एफ ऑफ 2007 अपॉन 2008 तक गया, 2008 अपॉन 2009 है ना, एंड लास्ट वुड बी एफ ऑफ, लास्ट यही है तो 2007 था, प्लस एफ ऑफ 2008 अपॉन 2009।
ये चीज़ तो आप सबने नोटिस कर ली होगी, ये सारी चीज़ें सबने नोटिस कर ली होगी। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर इससे पिछला वाला क्वेश्चन आपने देखा था तो इस फंक्शन के बारे में हम लोग एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बता चुके थे कि इसका आंसर 1 होता है, याद है? याद है कि नहीं? ये चीज़ हम लोग अपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिराइव कर चुके हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैड डिराइव्ड दिस। प्लीज टेल मी इन द चैट सेक्शन यस और नो। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस चीज को डिराइव किया था, याद है कि नहीं है? अब बताओ, ध्यान देखो, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ध्यान देखो, अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है, अगर एक्स 1/2009 है तो 1 माइनस एक्स क्या होगा? 1 माइनस 1/2009, इट शुड बी 2008/2009। इसका मतलब ये और ये पेयर बना रहे हैं, ये और ये वो पेयर बना रहे हैं। अगर ये एफ एक्स है तो वो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। तो अगर ये एफ एक्स है तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आउटपुट दैट वी हैड जस्ट सीन जस्ट इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन दोनों का सम क्या होगा? 1। ऐसे ये और ये पेयर बनाएंगे, अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स होगा, तो इन दोनों का सम कितना होगा? अगेन बाय दिस आउटकम वुड बी 1। बताओ कितने पेयर्स होंगे ऐसे और कितने 1 आएंगे? जल्दी बताओ चैट सेक्शन। अब तो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सबसे। अब तो इट वुड बी नॉट टू मच फॉर मी टू एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। व्हाट वुड बी द आंसर हियर? बेटा ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चंस हैं, रेगुलर बुक्स में आते हैं। एवरी मटेरियल वुड हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें इस तरह क्वेश्चंस को देखकर बच्चे बैकफुट पे चले आते हैं कि सर थ्योरी में तो देखे नहीं थे ऐसे क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक में मटेरियल में आ रहे हैं खूब सारे क्वेश्चन। ईसा बोलता है 1004, देखते हैं 1004। यस, क्योंकि हम 1004 क्योंकि ये 208 है, 2008 है, 1 से लेकर 2008 है, तो ये टोटल मिलाकर 2008 टर्म्स थी। दीज वर 2008 टर्म्स। सिंस दीज वर 2008 टर्म्स, नीचे लिख देता हूँ, दीज वर 2008 टर्म्स। पेयरिंग बनी तो 1004 पेयरिंग्स बनी होंगी, 1004 पेयर्स बने होंगे, 1004 टाइम्स 1 ऐड हुआ होगा, तो दिस वुड बी 1004। चलो क्वेश्चन चेंज, टेल मी द आंसर। क्वेश्चन चेंज, टेल मी द आंसर। चलो क्वेश्चन चेंज, 1 से लेकर 2007 आर अपॉन 2008। क्वेश्चन चेंज, टेल मी द आंसर। ये 1004 पेयर क्यों बनेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, 2008 टर्म्स हैं, तो व्हेन यू मेक पेयर्स आधे पेयर्स बनेंगे ना, तो 1004 पेयर्स बनेंगे। अब आप सोचो, यू स्टडी हार्ड, आप अपना सब कुछ, ये सब कहते हैं ना लोग कि कंपटीशन में सिर्फ एनसीईआरटी अच्छी तरह करके चले जाओ तो सिलेक्शन होगा, ये सब झूठ है। ये सिर्फ मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं आपको कह के। इट माइट बी ट्रू फॉर केमिस्ट्री टू अ सर्टेन पॉइंट, बट मैथ्स एंड फिजिक्स में तो आई कैन वाउच फॉर इट दैट इट इज टोटली रॉन्ग। जब तक आप थ्योरी शायद आपकी सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो सकती है, पर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एक्सपोजर टू द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड, जैसे कहते हैं ना मार्केट में क्या चल रहा है वो पता नहीं आपको, तो मार्केट में जाके आप खरीद नहीं पाओगे कोई चीज़। तो इसी तरह से आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर फॉर दिस नेक्स्ट वन। रोहित बोलता है 1003.5। देखते हैं रोहित, अगर 1003.5 होगा तो सो आपको मालूम है ये बन जाएगा एफ ऑफ 1/2008 प्लस एफ ऑफ 2/2008, है ना, प्लस इसकी मिडिल टर्म होगी एफ ऑफ 1004/2008। व्हाई एम आई राइटिंग द मिडिल टर्म इज दैट 1 से लेकर 2007 तक अगर आप देखोगे तो अगर काउंटर 1 से लेकर 2007 तक जा रहा है तो देयर बी 2007 टर्म्स। 2007 टर्म्स जो है वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो आपने स्टैटिस्टिक्स में सीखा था कि 1 एग्जैक्टली 1 मिडिल टर्म होती है, तो वो 1 एग्जैक्टली मिडिल टर्म होगी। इसके जस्ट पहले कौन होगा? अगर ये इसकी एग्जैक्टली 1 मिडिल टर्म में 1004/2008, तो इसके इधर होगा एफ ऑफ 1003/2008, और इसके जस्ट बाद कौन होगा? एफ ऑफ 1005/2008 एंड सो ऑन, एंड एफ ऑफ आखिरी है 2007/2008। इस तरह लिख लो तो आप समझ जाओगे। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा,
ये अगर एफ एक्स है, ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ ऑफ वन माइनस एक्स है। अब सुनना मेरे ध्यान से, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए बार बार, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए। इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पर 25 के पार एक्स होता, यहाँ पर 25 के पार एक्स होता और यहाँ 5 होता। ये हो सकता था कि ये 16 के पार एक्स होता, ये 16 के पार एक्स होता और यहाँ 4 होता। तो बेटा क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है। तो डोंट थिंक कि सर ने जिस तरह का बताया बस वही क्वेश्चन आना है। इस तरह का फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, है ना, इस तरह का फॉर्म आपको याद होना चाहिए। अब आप देख सकते हो अगर ये एफ एक्स है, अगर ये एफ एक्स है तो इसके साथ पेयर कौन बनाएगा, 2006 अपॉन 2008। अच्छी बात है। अच्छा, सिंस देयर आर 2007 टर्म्स, पिछली बार जो क्वेश्चन किया था हमने अभी जस्ट पहले वाला, उसमें 2008 टर्म्स थी। 2008 टर्म्स जो है इवन होती हैं तो पेयर बन रहे थे, पर ये 2007 है तो कोई एक टर्म होगा जो ऑड वन आउट होगा, उसका पेयर नहीं हो रहा होगा और वो बीच वाला होगा ये। क्योंकि अगर ध्यान देखो, अगर ये एफ एक्स है, अगर एफ एक्स है 1003 अपॉन 2008, तो 1 माइनस करोगे तो ये होगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। देख सकते हो ना, इन दोनों का एडिशन करो, 1003 और 1005 का एडिशन करोगे तो 2008 आएगा। तो इसका मतलब 2007 में से 2006 टर्म्स तो पेयर बनाएंगी प्लस 1 मिडिल टर्म हो गया, एम्प्टी मतलब मिडिल टर्म, एंड दिस इज दैट 1 मिडिल टर्म। अब जो 2006 टर्म्स हैं वो पेयर बना रही है, तो कितनी पेयर बनाएंगी, 1003 पेयर बनेंगी। तो 1003 तो हर पेयर के करस्पॉन्डिंग 1 1 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1003 टाइम्स। पर लेकिन बीच वाली जो टर्म है ये रह जाएगी। ये क्या है, ये एफ ऑफ 1004 अपॉन 2008 है। परेशान मत होना, इसका भी कुछ होगा। अब ये 1 एडेड हाउ मेनी टाइम्स है, 1003 टाइम्स, तो ये तो 1003 आ गया प्लस व्हाट इज दिस एफ ऑफ 1/2, दिस इज एफ ऑफ 1/2। अब क्या एफ ऑफ 1/2 निकालना मुश्किल है, नहीं, एफ ऑफ 1/2 निकालना इजी है। ये आउटकम हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में निकाला था, उसका यूज कर लिया। अब यहाँ से एफ ऑफ 1/2 निकालोगे तो दिस विल बी 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2 प्लस 3। आपको मालूम एनीथिंग की पावर 1/2 इज उसका अंडर रूट, तो दिस विल बी 3 प्लस 3, दिस इज 1/2, तो दिस विल बी 1/2, दिस इज 1003 plus 1/2 which is 1003.5 which is the answer that is given by a lot of you। बाकी लोग जो आंसर नहीं देख पाए, जो समझ गए पर आंसर ना दे पाए, वो बता दें भैया समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएं और आर यू इंटरेस्टेड टू सी मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस साइड। चलो, आपको ऐसा लग रहा होगा सर अभी बहुत आपने को ना टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। चलो टाइप्स ऑफ फंक्शन में लेवल बढ़ाते हैं, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो बस आपको हर चीज को ध्यान से देखना है, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए ध्यान से देखना हर एक चीज को। कहीं पे भी डाउट हो बिना बेहिचक पूछ लिया करो चैट सेक्शन में, पूछ लिया करो चैट सेक्शन में। अगर बेहिचक कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई एम एरेजिंग दिस। चलो अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से कीजिएगा। दो क्वेश्चंस धांसू, लेवल बढ़ाते एकदम। अब क्या है ना, हमने बहुत सब्सटैंशियल पार्ट कर लिया फंक्शंस का, थ्योरी वाइज हमने बहुत सब्सटैंशियल पार्ट कर लिया फंक्शंस का। पर क्या है ना कि हमें फंक्शंस की अवेयरनेस कम है। मतलब हमें थ्योरी पता है चीज़ों के बारे में कि हाँ ये डेफिनेशन होती है, पर फंक्शन ही नहीं पता हमको, है ना। तो आज बहुत सारे नए फंक्शन देखने को मिलेंगे आपको, और बहुत सारी छोटी छोटी नुआंसेस जिनको कहते हैं वो सुनने को मिलेगा आपको। लिखें लेट एफ बी अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। बी अ फंक्शन याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में फंक्शन को एफ एक्सन लेते हैं। सो बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय और फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। देन f इज, जो टेस्ट होगा फंक्शंस का उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो अपने क्वेश्चन बैंक को पूरी तरह करें, अपने एनसीईआरटी आरडी शर्मा को पूरी तरह करें, जो मटेरियल फॉरवर्ड करूंगा आफ्टर माय 10th लेक्चर उसे पूरी तरह करें, है ना। देन f इज a इंजेक्टिव, b सर्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सी बाइजेक्टिव, जो स्टैंडर्ड अपना तरीका है, एंड डी एनओडी, नन ऑफ दीज। करें और बताएं क्या आंसर होगा, नन ऑफ दीज। जो तरीका अपनाना है आपको, जो तरीका आपको अपनाना है करो, मैपिंग डायग्राम जो आपको सही करना है। ध्रुव बोल रहा है ये सर वो 2x नहीं हो जाएगा,
क्या 2x नहीं हो जाएगा? प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर दो किस चीज के लिए बारे में पूछ रहे हो, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हो? लेट मी जस्ट होल्ड ऑन। हाँ ध्रुव, कौन सा 2x नहीं हो जाएगा? ऑडियो है तो पूछ सकते हो ऑडियो में। सर मेरा मतलब है वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो फिर वो एक्स प्लस एक्स करके। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो यार? सच्चाई देखो जिंदगी की। जितने लोग ये सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता। कौन बताया क्या होता है? यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सीखनी है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, यही तो सीखना है हमने। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। ध्रुव समझ में आया क्या हुआ? अंडर रूट ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव आउटकम। आज तक देखो, ये तो ये क्वेश्चन मैं पिकी इसलिए करता हूँ। ये मैं क्वेश्चन पिकी इसलिए करता हूँ कि छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना, फिर लोगों को लगता है पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि अंडर रूट ऑफ 4 2 होता है। अंडर रूट ऑफ 4 2 होता है। अंडर रूट ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव आउटकम, है ना? तो याद रखना, अगर अंडर रूट ऑलरेडी मौजूद है, जैसे मैं कहूँ x इज इक्वल टू रूट 4, तो आंसर 2 ही होता था। पर अगर मैं कह दूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, लोगों को, जनता को ये लगता है कि दोनों दोनों ही चीजें सेम है। नहीं बेटा, ये लीनियर एक्सप्रेशन, इसका एक ही आंसर आना था। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसके दो आंसर आने हैं। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होती है। लिख लेना अपने नोट्स में बड़ा बड़ा। अंडर रूट मेक्स श्योर, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी तो हो नहीं सकती, पर अंडर रूट का आउटकम हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। उसके लिए हमेशा अंडर रूट के अंदर कभी भी वेरिएबल हो, अंडर रूट के अंदर कभी भी वेरिएबल हो, और अगर वो वेरिएबल बाहर निकाल रहे हो किसी कारण से, जैसे परफेक्ट स्क्वायर था, तो मॉड एक्स बन के बाहर आता है। क्लियर है? ठीक है ठीक है बेटा। अब कई लोगों को ऐसे बात नहीं, ध्रुव को ही परेशानी होगी इसमें। आई नो अ लॉट ऑफ यू अंदर अंदर सोच रहे होंगे, अरे सर अच्छी बात है, हमने नहीं पूछा, ध्रुव ने पूछ लिया। कई लोगों को लग रहा होगा, अरे सर क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, एक्स प्लस एक्स लिख देते ना 2x। बेटा यही तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अपने को सीखना है। ठीक है, चलो बताएं, टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। रोहित बोलता है डी। क्या बात है रोहित, क्या क्या बात है। रोहित ने तो आंसर दिया है, वो मेरे ख्याल से सही भी है। देखिए ध्यान से, डिकोड करते हैं। देखो इट्स ऑल अबाउट, कोई रश नहीं है, किसी चीज़ की रश नहीं है। एकदम आराम से ध्यान से लगा के देखो। आपने को बहुत सारी चीज़ें पता है, मैपिंग डायग्राम पता है, ग्राफ पता है, और कैलकुलस पता है। कैलकुलस अगला क्वेश्चन दूंगा मैं, कैलकुलस बेस्ड। मतलब देखने पे ऐसा लगेगा क्या है सर, क्या किस तरह क्वेश्चन है, पर कैलकुलस जो है ब्रह्मास्त्र है। ध्यान देखिएगा। सो आपके पास एक फंक्शन है दैट इज एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी मैंने सिखाया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, लग रहा होता है, मन करता है एक्स लिख दें, पर वो मॉड एक्स होता है। अंडर रूट ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव आउटकम। तो दिस इज मॉड एक्स। अब सुनते हैं, ये हमारा फंक्शन है डीकोडेड, तो लिखना दिस इज आवर फंक्शन डीकोडेड। इससे ज्यादा डीकोडेड नहीं कर सकते थे, तो दिस इज द फंक्शन डीकोडेड। ठीक है ना? और डिकोड करना है, चलो और डिकोड कर लेते हैं। और डिकोड करोगे तो आप देख सकते हो, ध्यान देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, डिकोड कर रहे हैं और एक लेवल और डिकोड कर रहे हैं। आपको मालूम है मॉडुलस हटाना है तो मॉड की डंडियां अंदर झांकेंगी, और दो चीजें हो सकती हैं। अंदर झांकने पे उनको एक्स नजर आ रहा है, या तो एक्स पॉजिटिव होगा या तो एक्स नेगेटिव होगा। क्योंकि आप देखते हो डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स है, डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स है। तो हमें सारे रियल नंबर्स के लिए दिमाग लगाना है। तो अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो उसको अंदर, मॉडुलस को अंदर चीजें पॉजिटिव नजर आएंगी, उसको एज इट इज बाहर फेंक देगा। पर अगर एक्स नेगेटिव है तो अंदर वाले मॉडुलस को नेगेटिव नजर आएगा, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। याद है ना, अगर मॉडुलस को अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नजर आती है तो वो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है ना? हर एक एक स्टेप, पहले हमने ये चीज सीखी, उससे मॉड एक्स लाया, फिर हम मॉड एक्स को डिकोड कर रहे हैं। यहां से ये बन जाएगा, ध्यान देखिए, 2x if x is greater than 0, if x is greater than equal to 0, and this would be what, ये x, ये ब्रैकेट है, x minus x 0 if x is less than 0। किसी को कोई परेशानी हो अभी तक के डिकोड में तो पूछ लें बेटा। तो हमने इस पूरे फंक्शन को डिकोड करा और हम इस नतीजे पहुंचे कि जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स, वो 2x के बराबर है अगर x पॉजिटिव है। इनफैक्ट कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, आप कोई पॉजिटिव क्वांटिटी डाल के तो देखो। मान लो मैंने कोई पॉजिटिव क्वांटिटी डाली 4 डाल के देखते हैं 4। तो अकॉर्डिंग टू माय डिकोड, 4 बीइंग अ पॉजिटिव इनपुट, मैंने इस फंक्शन के अंदर, याद है ना फंक्शन एक मशीन है, इस फंक्शन मशीन के अंदर मैंने इनपुट डाला 4।
अब 4 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अगर मैंने डिकोड सही किया तो आंसर 2 इंटू 4 8 आना चाहिए। देखते हैं, 4 डालो, 4 का स्क्वायर 16, 16 का अंडर रूट 4, 4 प्लस 4 8 आएगा, 8 आएगा ना, 8 आएगा। अच्छी बात है, तो हमारे पास ये और ये मैच कर गए, चलो अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, एक्स इज नेगेटिव डाल के देखते हैं, एक्स को -2 डाल के देखते हैं, -2 डाल के देखते हैं। अगर एक्स नेगेटिव है तो आंसर 0 आना चाहिए। नेगेटिव डालते हैं, -2 डालो, -2 यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट 2, -2 प्लस 2 0 आ रहा है, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट डिकोड हुआ है। सब सहमत हैं? अब यहां आपको देख के लग रहा है 1 to 1 या मेनी टू 1 की तो बात ही बहुत सिंपल है। अगर x नेगेटिव है तो हमेशा आउटपुट 0 है, अगर x नेगेटिव है तो हम आउटपुट हमेशा ही 0 है। मतलब अगर आप मैपिंग डायग्राम को बेस बना लो, तो अगर इनपुट नेगेटिव है तो क्योंकि इनपुट ऑल रियल नंबर्स है तो तुम -1 डालो, -2 डालो, -3 डालो, ये सारे इनपुट्स नेगेटिव हैं, सबके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है? 0। बताओ ये फंक्शन कैसा है? मेनी टू 1। मैपिंग डायग्राम से पता है? नहीं सर, गलती कर रहे हो, मैपिंग डायग्राम से नहीं करेंगे हम, ग्राफ से करेंगे। अभी ग्राफ से भी करके दिखाऊंगा आपको, इसका ग्राफ भी बना दूंगा मैं। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि अलग अलग इंटरवल्स में नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, पर नंदलेस ये मेनी टू 1 फंक्शन है। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मेनी टू 1 तो हो गया, लॉजिक से कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ लॉजिक से कर रहे हैं। मैंने ग्राफ भी बनाया। सर रेंज की बात करते हैं, रेंज। एक बात तो दिख रही है आपको, कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स, दिस इज द कोडोमेन। जरा देखते हैं रेंज क्या आएगा। रेंज ध्यान से देखो, अगर x नेगेटिव है, अगर मेरे इनपुट्स नेगेटिव है तो आउटपुट हमेशा 0 है, और अगर हमारे इनपुट पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो आउटपुट है 2 इंटू पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे आउटपुट्स क्या आएंगे? पॉजिटिव। 2 इंटू पॉजिटिव वुड बी पॉजिटिव, यहाँ पे सारे आउटपुट्स पॉजिटिव आएंगे और यहाँ पर सारे आउटपुट 0 आएंगे, मतलब नेगेटिव आउटपुट तो आ ही नहीं सकते। बोलो बेटा समझ में आ रही की बात? अगर तुम नेगेटिव इनपुट डालते हो, इस फंक्शन को मशीन की तरह ट्रीट करो, अगर इस मशीन में तुम नेगेटिव इनपुट डालते हो तो आउटपुट हमेशा 0 आ रहा है। हाँ आ रहा है। अगर आप पॉजिटिव आउटपुट डालते, पॉजिटिव इनपुट डालते हो तो आउटपुट 2 इंटू पॉजिटिव आ रहा है, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट्स आ रहे हैं, यहाँ से आउटपुट सिर्फ 0 आ रहे हैं, तो नेगेटिव आउटपुट तो आ ही नहीं पा रहा, नेगेटिव आउटपुट तो आ ही नहीं रहा। मतलब जो उसका रेंज है दैट इज y बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेकर इंफिनिटी, क्योंकि नेगेटिव आउटपुट तो आ ही नहीं रहा। देखो ना, तुम x नेगेटिव डालो हमेशा आउटपुट 0 है, अगर तुम x पॉजिटिव डालो तो 2 इंटू पॉजिटिव आउटपुट पॉजिटिव ही है, मतलब नेगेटिव आउटपुट तो आ ही नहीं रहा। बेटा गिव मी थम्स अप अगर ये चीज समझ में आ गई। देखो लाइट को भी समझ में आ गया, फट से आ गई। तुम बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब रेंज जो है वो है 0 से इंफिनिटी, जबकि जो कोडोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है। इसका मतलब रेंज इज लेस देन कोडोमेन, क्योंकि रेंज इज लेस देन कोडोमेन, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? इनटू। तो भैया ना ये इंजेक्टिव है ना ये सरजेक्टिव है, ऑब्वियसली बाइजेक्टिव नहीं, तो ऑब्वियसली डी नन ऑफ दीज होगा। सो आंसर होगा नन ऑफ दीज। चलो मैपिंग डायग्राम नहीं, ग्राफ से करेंगे हम लोग, ग्राफ से करेंगे भैया, ग्राफ से करेंगे। अब तुमने बोला तो ग्राफ से करेंगे। सभी लोग, बाकी लोग एस एंड डब्ल्यू लिखते हैं चैट सेक्शन में। एस डब्ल्यू, एस फॉर समझ में आ गया, डब्ल्यू मतलब रिटर्न, कॉपी कर लिया होगा ना आपने, उन्हें लिखना भी तो है, ऐसा थोड़ा मूवी चल रही है अपन सुने जा रहे हैं बस। एस एंड डब्ल्यू लिख देना चैट सेक्शन में। बेटा जो क्वेश्चन बैंक है उसको आप डेडिकेटेड तरीके से सॉल्व करना शुरू करो, एक एक करके। हर क्वेश्चन बैंक का सॉल्व होना चाहिए। चले अगला इसी में। अभी रुक जाओ, एक चीज और रुक जाओ। नहीं सर आप ना मैपिंग डायग्राम से मत करो, आप तो ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बना देते हैं इसका। हमने डिकोड करके इस फंक्शन को क्या बना दिया है? हमने डिकोड किया और इस फंक्शन को क्या बना दिया? इट इज 2x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज 0 इफ x इज लेस देन 0। याद रखना, मैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स में थ्योरी एकदम अलग तरीके, क्वेश्चन तो एकदम मैं अलग लेता हूँ, थ्योरी थोड़ी बहुत सेम हो सकती है, होगी थ्योरी में तो मैं ज्यादा कोई चेंजेस तो कर नहीं सकता हूँ, जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है, पर क्वेश्चन में हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि आई पिक अ डिफरेंट वन। उसका रीजन है आई हैव मटेरियल फॉर ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूट्स, सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में मान लो मैंने एक्स इंस्टीट्यूट के मटेरियल से रेफरेंस लेते हुए क्वेश्चन पिक किए थे, तो आपको लाइव लेक्चर में वाई से पढ़ा रहा हूँ, है ना, सो दैट आपको पूरा यूनिवर्स दिखता जाए, सारे तरह के क्वेश्चंस होते जाएं। इसलिए बेटा रिकॉर्डेड सेशंस तो देखने हैं, अगर आगे बढ़ना है तो दोनों चीज देखनी है, याद रखना इस चीज को। और सक्सेस मैथ्स में तभी मिलेगी जब आपको एक्सपोजर होगा टू मल्टीपल क्वेश्चंस, एक्सपोजर भी हो और आपको सेल्फ अटेम्प्ट भी करना है,
टफ है पर दैट्स दी सच्चाई। मैं इसको और ज्यादा रैप अप करके नहीं बताऊंगा। इसका ग्राफ बनाओगे आप। सर दूसरा तरीका इसको ग्राफ से करते हैं। ग्राफ ग्राफ क्या कहता है, चीजों को रीड करना शुरू करो। अगर x नेगेटिव है, इनपुट नेगेटिव है, तो आउटपुट जीरो है। आउटपुट जीरो है, जीरो, पर जीरो यहां इंक्लूडेड नहीं है, तो फॉलो। समझ में आ गया होगा आपको। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। ब्लू से यहाँ पे और हाईलाइट कर लेता हूँ भाई। अगर इनपुट नेगेटिव, x नेगेटिव है तो आउटपुट जीरो है। आउटपुट जीरो मतलब ऑन द x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद तो यहां पर जो लाइन है दैट इज y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू जीरो इज x एक्सिस। पर उसके बाद आप देख सकते हो अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या है 2x। मतलब पॉजिटिव के लिए ग्राफ क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2x। दुनिया जानती है y इज इक्वल टू 2x एक स्ट्रेट लाइन होती है। y इज इक्वल टू 2x एक स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसका y इंटरसेप्ट 0 है और इसकी स्लोप 2 है, पर ओरिजिन से कुछ शुरू होगी। यहाँ पे 0 नहीं था पर यहाँ पे 0 है, तो दिस इज y इज इक्वल टू 2x। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन व्हिच इज इफेक्टिवली दिस फंक्शन। ग्राफ बन गया। एक एक चीज, ग्राफ मुश्किल नहीं था। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत मुश्किल लगा होगा। आप में, आपके लिए मुश्किल इसलिए था कि वो नया था। हो सकता है आप में से कई लोग बना चुके होंगे पर कई लोगों को ये चीज नहीं लगी होगी। नया थॉट प्रोसेस है। समझ में तो आ गया होगा, हाँ सर ऐसे ही होना था, पर नया था आपके लिए। जो चीज नहीं होती है पहले वो थोड़ी टफ लगती है। अब बताओ, ग्राफ को देख के रियलाइज हो रहा है इसमें खुद ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ग्राफ में खुद ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब कई इनपुट्स के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है। तो बात पक्की की मेनी टू वन है। यहां पर दिख ही रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन है खुद। और आप देखें तो इस ग्राफ को रीड करोगे तो इसका जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 से लेकर इंफिनिटी। तो इसका जो रेंज है दैट इज फ्रॉम y इज एन एलिमेंट ऑफ 0 इंक्लूडेड, 0 से लेकर इंफिनिटी। बट ऑब्वियसली जो रेंज है दैट इज लेस देन द कोडोमेन। इसका मतलब ये जो है ये मेनी टू वन है और इनटू है। तैयार है अगले क्वेश्चन की तरफ? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं एंड देन फिर आखिरी के 20-25 मिनट में हम लोग वापस से थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे ना। आज हम लोग देखेंगे कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। कंपोजिट फंक्शंस को रीड आउट करेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है अगला। अभी तक अगर जेई मेंस का लेवल चल रहा था तो अगला जो है वो एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से कीजिएगा अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, ये a स्मॉल a, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, where the function is defined from real number to real number. Find the value of parameter a, value of parameter a, so that given function is 1 to 1 is 1 1। क्वेश्चन ये लिख लें और मुझे ही करने दें। पहले लिख लें, आई गिव यू 10 seconds to absorb it, write it, absorb it, observe it and absorb it। फिर मैं लिखना चालू करूंगा। आकाश, अश्मित, समझ में आ रहा बेटा? हर्ष, ईरा, अभी तक कोई डाउट? उमार, करें शुरुआत। याद है ना बेटा, थ्योरी ऑफ फंक्शंस। कैलकुलस में तो ऐसा हर चैप्टर में होने वाला है, कैलकुलस के हर एक चैप्टर में चीज है। थ्योरी तो लिमिटेड सी होती है, क्वेश्चन की कैटेगरीज बहुत ज्यादा है। आई वुड से इट्स ऑलमोस्ट डबल द थ्योरी। थ्योरी तो इतनी सी है भाई। टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, अभी पढ़ाऊंगा। ऑर्डर और इवन फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन वाइज तो वो बहुत सिंपल से होते हैं, पर
क्वेश्चंस की जो कैटेगरीज है ना वो बहुत मैसिव होती हैं एंड आपको उन हर एक क्वेश्चन की कैटेगरी पे अपने आप को अवेयर करवाना है ना। अगर आप एग्जामिनेशन में सोचोगे कि मुझे कोई क्वेश्चन दिखेगा और फिर मैं उसको वहां सॉल्व करूंगा, फिर नहीं होने वाला आपसे। एनीवेज, अब नाउ लुक एवरीबडी, लुक वेरी केयरफुली ऑन द बोर्ड जो मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज देखो, हमारे पास अब सारे के सारे, लुक वेरी केयरफुली ऑन द बोर्ड। हाँ, कुछ कई सारी नई चीजें मिलेंगी आपको सीखने के लिए, इसलिए बहुत ही केयरफुली वॉच करना, ठीक है। हर एक चीज को बहुत ही केयरफुली वॉच करना। सबसे पहली चीज जो आपको रियलाइज होती है कि ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ तो मैं बना नहीं पाऊंगा, है ना। मैं क्या, मेरे खानदान में कोई आगे नहीं बना पाएगा इसका ग्राफ। उसका रीजन है, पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो बड़ी मुश्किल से बना पाता हूँ मैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए पैराबोला होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, पर ये तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। उसका ग्राफ तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या बना ही नहीं सकते अभी तो अपन अपनी लिमिटेड नॉलेज के कारण। और उसमें भी ये ए अननोन है, ये ए के बारे में तो कमेंट करना है कि ये ए क्या होना चाहिए, ये ए क्या होना चाहिए जिससे ये फंक्शन जो है वो क्या बन जाए, 1 to 1। अब दो तीन चीजों का ध्यान देते हैं। पहले सबसे पहली चीज जो आपके नोटिस में आनी चाहिए कि जो इस फंक्शन का डोमेन है, बेटा बहुत ध्यान से देखना होगा आपको, समझ लेना पहले। जब मैं बोलूंगा तब लिख लेना, नहीं तो तब तक बोर्ड पे देखने देते ना, स्क्रीन पे देखते रहना। तब तक आप स्क्रीन पे देखते रहना, नहीं तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ध्यान देना। डोमेन है आपका ऑल रियल नंबर्स, और दूसरी चीज जो आपको एक वर्ड स्ट्राइक करना चाहिए वो है पैरामीटर। वैसे तो कई बार बता चुका हूँ, कई लेक्चर में बता चुका हूँ, और जिनको नहीं पता देखो ध्यान से देने वाली बात है। वेरिएबल होते हैं दो, एक्स और वाई, तो एफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, तो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई। पैरामीटर कौन होते हैं, पैरामीटर मतलब लाइक कोएफिशिएंट्स, या कोएफिशिएंट्स भी नहीं तो मतलब लिख लो आप, पैरामीटर्स आर दोस कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं। पैरामीटर्स आर दोस कांस्टेंट्स हुज वैल्यू वी डोंट नो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं, मान लो हम कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बचपन से देखते आए हो पी एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स, बचपन से देखते आए हो पॉलिनोमियल इन एक्स लिखते थे ना, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स, और यहाँ पे एबीसी कौन थे, कोएफिशिएंट्स। पर लेकिन उनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है, पर होते तो वो कांस्टेंट थे ना, वो हमें पता होने चाहिए थे, पर वो उस समय पता नहीं होते हैं। उसी तरह से ए जो है वो कोई कांस्टेंट है, वो अभी मुझे पता नहीं है, पर वो मुझे निकालना है। तो मुझे ए ऐसा निकालना है जिसके कारण ये जो फंक्शन है वो क्या बन जाए, 1 to 1। अब बड़े संभाल के ध्यान देखना, हमने 1 to 1 के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है कि फंक्शन 1 to 1 कैसे होता है। पहला तरीका था मैपिंग डायग्राम का, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली लगते हुए नजर नहीं आ रहा। दूसरा तरीका है ग्राफ, जिसको मैंने स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया। तो तीसरा तरीका कौन सा था, जल्दी बताओ। व्हाट इज द थर्ड वे बाय व्हिच वी कैन टेल इफ अ फंक्शन इज 1 to 1? जल्दी बताओ, अपने नोट्स को पलटो और बताओ चैट सेक्शन में, व्हाट इज द थर्ड वे जिससे हमें पता चलता है कि अ फंक्शन इज 1 to 1? ब्रह्मास्त्र, हाँ हाँ, सीबीएसई मेथड नहीं लग सकता ना यहाँ पे। सीबीएसई मेथड तो यहाँ पे लगाना बड़ा मुश्किल है। वो याद है ना, x1 की जगह x की जगह x1 डालते हैं, फिर x की जगह x2 डालते हैं, फिर y1 इज इक्वल टू y2 डालते हैं, फिर तो a में बहुत ही अजीबोगरीब सी इक्वेशन बन जाएगी। व्हाट इज दैट ब्रह्मास्त्र? ग्राफ तो हम बना नहीं सकते, मैपिंग डायग्राम, वही मैपिंग डायग्राम जो है वो सीबीएसई मेथड था। जो दूसरा तरीका है ग्राफिकल, उसको हमने डिफरेंशिएशन, तो हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे इसके अंदर। चलो आई गिव यू 10 सेकंड्स, वो है डिफरेंशिएटेड। तब तक मैं बैकग्राउंड आपको इन्फॉर्मेशन देने चालू करता हूँ। डिफरेंशिएशन करना चालू करो सब इसका। इसमें क्वेश्चन 2 लगेगा, बड़े ध्यान से करना। मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते आता हूँ। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये y है, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। मैंने आपको अपने नोट्स में लिखवाया था आपके पिछले लेक्चर्स में कि अगर किसी फंक्शन का स्लोप, इफ अ फंक्शन हैज नो टर्निंग पॉइंट, इफ अ फंक्शन हैज नो टर्निंग पॉइंट, किसी फंक्शन के ग्राफ में टर्निंग पॉइंट नहीं आता, इसका मतलब वो फंक्शन का स्लोप कहीं पे भी जीरो नहीं होता। जो जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनना। If a function does not have turning point, if a function is strictly increasing or strictly decreasing, या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो इन इट्स डोमेन, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसा बनता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऐसा बनता है। अगर कोई फंक्शन या तो अपने पूरे डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो उसमें टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा इसका मतलब वो 1 to 1 होगा। बेटा ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब ये जो क्वेश्चन है, या आपकी उस कैलकुलस की नॉलेज, आपकी डिफरेंशिएशन की नॉलेज, आपकी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज, सबको टेस्ट करेगा। हो सकता है आप में से कई लोगों को अलग अलग वक्त पे अलग अलग चीजें थोड़ी सी नई लगे, थोड़ी सी हो सकता है हिकअप्स लगे समझने में, तो आप मुझसे पूछते जाना, उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको अवेयरनेस देते जाऊंगा। डोंट वरी ऑफ एनीथिंग। तो लेट अस स्टार्ट। सो
आई गेस ऑल ऑफ यू हैव डिफरेंशिएटेड, जस्ट होल्ड ऑन मिनट। आई गेस आप में से कई लोगों ने डिफरेंशिएशन शुरुआत कर दिया होगा, क्वोशंट रूल की शुरुआत की होगी। क्वोशंट रूल तो बड़ा सिंपल है, इसको y मान लिया होगा, इसको y मान लोगे तो dy by dx आएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्वोशंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। वापस से बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन नहीं आता तो डिफरेंशिएशन का वन शॉट लेक्चर देखना ही देखना है जो चैनल पे है। 3 घंटे का लेक्चर है, 3 घंटे का लेक्चर है, पर अगर आपने कर लिया तो डिफरेंशिएशन में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। आगे बढ़ना है तो आगे की चीजें सीखनी पड़ेंगी, ये एक पूरा विशेष सर्कल है। अगर आप सोचो कि आप एक तरफ से शुरुआत करोगे कैलकुलस की और धीरे 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 करके आगे बढ़ोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कैलकुलस इज लाइक अ वेब, एक ही टॉपिक में कई सारी जगहों से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, इसलिए अलग अलग वक्त पे आपको चीजें समझने में आने के लिए कुछ कुछ चीजें जो आगे आती हैं उनके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। तो dy by dx इज इक्वल टू, अपन ने क्वोशंट टू लगाया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन व्हिच इज 2x + 3 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये a है 2x + 1। इसको सिंपलीफाई करेंगे और बताएं क्या आता है। dy by dx इज इक्वल टू, नीचे वाले को तो एज इट इज रहने दो, x² + x + 1 का होल स्क्वायर, x² + x + 1 का होल स्क्वायर है ना। और क्या आएगा, यहां से आप देख सकते हो, यहां से x² × 2x आएगा 2x³ और यहां से 2x × x² आएगा -2x³, वो कट जाएगा। फिर यहां से x² 2x² और वहां से आएगा -6x², और भी आएगा यहाँ से x²। एनीवेज आप सिंपलीफाई करो और मुझे बताओ क्या आपके पास ये आता है। आई हैव द आउटकम इन फ्रंट ऑफ मी in my notes, so I'm writing directly, you just confirm me if this is what you get. I'll give you full 30 seconds to think about it, expand करो और बताओ कि ये चीज आती कि नहीं आती। Tell me if this is what you get. Rearranging of terms भी है, देखो x² × 2x², 2x³ यहाँ के 2x³ से कट जाएगा तो x³ वाली तो और कोई टर्म नहीं आएगी। यहाँ से आएगा 3x², यहाँ से आएगा +2x², 5x², यहाँ से आएगा -x², तो 4x² और फिर -6x² -2x²। ऐसे क्लबिंग करो और बताओ ये चीज आती कि नहीं आती। आराम से अपने नोट्स में करो, अपने नोट्स में करो और बताओ ये चीज आती कि नहीं आती। कंफर्म करें, ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है जो आपको आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। SNW लिख देना चैट सेक्शन में वंस यू हैव कम टू दिस कंक्लूजन। जितने लोग भी हैं प्लीज राइट SNW इन द चैट सेक्शन वंस यू हैव कम टू दिस। नहीं आ रहा तो मैं एक्सपैंड करूं, नहीं आ रहा तो मैं एक्सपैंड करूं। आ गया, चलो 4-5 लोगों ने SNW लिख दिया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे कुछ लोगों को परेशानी होगी, सबको नहीं बेटा, बहुत ही सिलेक्टेड फ्यू जिनको डिफरेंशिएशन के बारे में डी भी नहीं आता, क्योंकि भैया क्वोशिएंट रूल इज समथिंग जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 कि हमने डिसाइड किया कि भैया हम कैलकुलस की एप्लीकेशन को करेंगे। कैलकुलस की एप्लीकेशन को जब हमने शुरुआत किया तो हमने dy by dx निकाला। अब मैं सब बोलने वाला हूँ, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। सिंस फंक्शन हैज टू बी, सिंस फंक्शन हैज टू बी, ध्यान देखिएगा, सिंस फंक्शन हैज टू बी 1:1, 1:1 को ऐसे देना, हैज टू बी 1:1। इसका क्या मतलब है? सिंस द फंक्शन हैज टू बी 1:1 फॉर x बिलोंग टू r। कैसे पता चला? क्योंकि डोमेन x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इस फंक्शन को 1:1 बनना है फॉर x बिलोंगिंग टू r, मतलब जो हमारे पास dy by dx है वो पहली बात तो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी जीरो नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? या तो वो हमेशा पॉजिटिव हो या तो वो हमेशा नेगेटिव हो। दैट इंप्लाइज dy by dx is greater than 0। देखो इक्वल टू 0 भी नहीं लिखा मैंने, या तो greater than 0 for all x that belong to r, और dy by dx should be less than 0
फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग टू आर। प्लीज राइट दीज टू स्टेटमेंट्स एंड टेल मी अगर यहां तक समझ में आ गया। बाकी लोग जिन्होंने नहीं रिप्लाई किया प्लीज लेट मी नो। अगर इस फंक्शन को 1 to 1 होना है तो मतलब dy by dx कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पे dy by dx जीरो होता है। अगर वो dy by dx कभी जीरो नहीं होगा फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग टू आर, इसका मतलब या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। या तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी या तो ये चीज हमेशा नेगेटिव होगी। अगर ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी तो बताओ चैट सेक्शन में, अगर ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, ये वाला सिनेरियो होगा, तो इसका मतलब वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? सोच के बताओ चैट सेक्शन में। अगर ये क्वांटिटी जो स्लोप का एक्सप्रेशन है, dy by dx का मतलब क्या होता है? स्लोप। स्लोप का एक्सप्रेशन अगर मान लो हमेशा पॉजिटिव आ जाता है तो बताओ वो चीज इंक्रीजिंग होगी कि डिक्रीजिंग होगी? यस, अगर स्लोप हमेशा पॉजिटिव है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर स्लोप हमेशा लेस देन जीरो होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये छोटी मोटी चीजें आपको एकदम समझ में आ गई है। आपके जवाब से मुझे लग रहा है कई लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान देखना, मैं थोड़ी देख ली, जो मैंने स्लोप का एक्सप्रेशन निकाला है, ऊपर वाले चीज को मैं gx नाम देता हूं, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को gx नाम देता हूं, और नीचे वाले को एज इट इज रहने देता हूं। सुनना बड़े ध्यान से, यहां पर आप मुझे मिस कर सकते हो, इसे बड़े ध्यान सुनना। क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा? क्यों डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा? सिंपल सी बात है बेटा, किसी चीज का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। किसी भी चीज का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और ध्यान सुनना, मैं एक और चीज बोलने वाला हूं, अगर इस क्वाड्रेटिक का आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक कभी जीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, नो रियल रूट्स, तो कभी ये एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता। मतलब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या ये चीज समझ में आ गई? मतलब मेरे डिनोमिनेटर तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, मतलब मुझे तो ये डिनोमिनेटर को हटा ही दो भैया। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ ये रखना है कि dy by dx या तो हम ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करें या ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। हमें चाहिए कि अगर मेरे फंक्शन को 1 to 1 होना है तो मेरा जो स्लोप आया है dy by dx है, वो तो या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे। उस तर्ज पे मैंने डिकोड करना चालू किया है और मैंने पता लगाया कि मेरा डिनोमिनेटर बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव है। मैं वापस से कह रहा हूं, जो चीज नहीं, अगर ये स्टेटमेंट अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना बाद में। जो डिनोमिनेटर था वो एक क्वाड्रेटिक था, उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब वो जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि होल स्क्वायर है। चलिए, इसका मतलब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूमरेटर पे आ गई है। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूमरेटर पे आ गई है। अगर ये न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव निकल जाए, अगर ये न्यूमरेटर, ध्यान सुनना, अगर मैंने ये पता लगा लिया कि ये न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव है, पता लगा लिया, अरे सर यहाँ पे तो ए अननोन है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को रिफ्रेश करता हूं। अगर मैंने इस पे कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जिससे ये एक्सप्रेशन, अगर मैंने ए पे कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जिससे ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव वुड बी पॉजिटिव, तब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर मान लो मैंने इस न्यूमरेटर पे एक ऐसी कंडीशन लगा दी जिसके कारण ये न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। क्या यहां तक समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ जाना चाहिए, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं बोला। अब ध्यान देखो, इस gx को ऑब्जर्व करो, gx को ऑब्जर्व करो, जो दो तीन चीजें पूछ रहा हूं ध्यान सुनना। इस gx को ऑब्जर्व करो, इस gx को मैं रीराइट कर रहा हूं जानबूझ के, प्लीज ऑब्जर्व gx। ये न्यूमरेटर है हमारा, ये न्यूमरेटर, इसको ऑब्जर्व करो। मुझे बताओ, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो है ही, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। बेटा मैंने बोला ना, यू विल मिस व्हाट आई एम अबाउट टू से, अगर आपने गलती से भी थोड़ी देर के लिए कुछ और सोचा तो। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन है क्या है? क्वाड्रेटिक है। बहुत बढ़िया बेटा, क्वाड्रेटिक है। क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, इसमें तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? चैट सेक्शन बताओ, चैट सेक्शन में व्हाट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक? लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? x के हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? सभी लोग जवाब देंगे, कोई भी चुपचाप नहीं बैठेगा। व्हाट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट? -2। वेरी गुड, लीडिंग कोएफिशिएंट -2। अब सब लोग जवाब देंगे। आपको मालूम है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोला होता है, ये सबको पता है। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो बताओ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है कि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है?
अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है कि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है? डाउनवर्ड, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे ये चीज तो पता है कि इसमें देखो अभी ए अननोन है, यहाँ पे ए अननोन है, ये ए अननोन है, इसके बारे में मुझे कमेंट करना है क्वेश्चन में। पर मुझे मालूम है कि ये जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ होगा वो एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। ये बात तो सबको समझ में आ गई। एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला कभी ना कभी तो एक्स एक्स के नीचे जाएगा ही जाएगा। सुनना बड़े ध्यान से, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान सुनना, क्योंकि आप ना कंफ्यूज हो सकते हो कहीं पे भी। एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला कभी ना कभी तो एक्स एक्स के नीचे जाएगा ही जाएगा, ये बात तो पक्की है। अब सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा था। हम चाहते हैं, अब मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को, अभी तक के जो पूरा एनालिसिस को एक लाइन में बता रहा हूं। मैंने अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx आया। मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन, मैं चाहता हूं क्योंकि क्वेश्चन चाहता है कि ये फंक्शन 1 to 1 हो, क्योंकि ये फंक्शन 1 to 1 है, या तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे या तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, या तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आए या तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव हो। क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसका मतलब इफ द फंक्शन हैज टू बी 1 to 1, अपने नोट्स में लिख लेना वापस से, इस स्टेटमेंट को रीराइट कर रहा हूं। इफ द फंक्शन हैज टू बी 1 to 1, देन जिस चीज को हमने gx बोला है, देन gx इज ग्रेटर देन 0 और gx इज लेस देन 0। बेटा ये चीज समझ में आएगी नहीं? चलो एक काम करता हूं, यहाँ पे dy बाई dx ही रहने देता हूं, क्योंकि कई लोगों ने तुम में से कॉपी नहीं किया होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या कंसिडरेशन निकाला है कि फॉर 1 to 1 ये जो एक्सप्रेशन आया था उसका डिनोमिनेटर तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से कोई भी सी कंडीशन हो उसके लिए gx शुड बी ग्रेटर देन 0 और gx शुड बी लेस देन 0। इन दोनों के नीचे लिखना फॉर ऑल x दैट बिलोंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल x दैट बिलोंग टू रियल नंबर। अच्छा, वॉइस इज ब्रेकिंग, वापस बोलता हूं। ये dy बाई dx का एक्सप्रेशन है। वो कई बार ऐसा होता है कि मैं जब बोर्ड की तरफ देखता हूं तो वॉइस ब्रेक कर जाती है। मैं वापस से बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। ये dy बाई dx का एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये dy बाई dx का एक्सप्रेशन है और हम चाहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो 1 to 1 हो। इसका मतलब ये जो dy बाई dx है या तो वो हमेशा पॉजिटिव हो या तो वो हमेशा नेगेटिव हो। अगर वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये तभी पॉसिबल है जब gx पॉजिटिव हो। अगर वो हमेशा नेगेटिव है तो ये तभी पॉसिबल है जब gx नेगेटिव हो, जो न्यूमरेटर है हमारा। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए हमेशा, फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग टू रियल नंबर। अब मैं जो कहने वाला हूं ध्यान से सुनना। यहां तक समझ में आ गया तो प्लीज राइट एस इन द चैट सेक्शन, प्लीज राइट एस इन द चैट सेक्शन अगर यहां तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब सुनना बड़े ध्यान से। ये एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। जो gx है वो एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। इसका मतलब ये कभी ना कभी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी आएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी ना कभी तो नेगेटिव आएगी, क्योंकि आपको मालूम है अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है और मान लो यहाँ वाई एक्सिस है, तो एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला जो कि फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग टू रियल नंबर है, कभी ना कभी तो नेगेटिव होगा ही, कभी ना कभी तो उसका आउटपुट नेगेटिव आएगा ही आएगा। मतलब इसका आउटपुट नेगेटिव आएगा, ये तो गारंटी है। इसका आउटपुट नेगेटिव तो आना ही आना है, क्योंकि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। किसी ना किसी एक्स के लिए तो इसका आउटपुट नेगेटिव आना ही है, क्योंकि किसी ना किसी एक्स के लिए इसका आउटपुट नेगेटिव आना ही है। मतलब ये कंडीशन तो हो नहीं सकती। बेटा ये चीज समझ में आई? तो सिंस इट्स अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इसकी वैल्यू कभी ना कभी तो नेगेटिव होगी। इसलिए तो ओनली पॉसिबिलिटी इज, इसलिए इसकी ओनली पॉसिबिलिटी है सिंस डाउनवर्ड, दैट इंप्लाइज gx should be less than 0 for all x that belong to real। मतलब भाई कभी ना कभी तो ये नेगेटिव होगा ही होगा। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव हो ये तो नहीं हो सकता। मतलब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी रही कि gx जो है वो हमेशा लेस देन 0। इसका मतलब gx जो है हमेशा लेस देन 0। अब ध्यान देखना, कोई क्वाड्रेटिक हमेशा लेस देन 0 कब होती है? जब उसका ग्राफ ऐसा बनता है। इट्स अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इट्स अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला और उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला जिसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे हो, इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे आउटपुट नेगेटिव ही आएगा। मतलब ऐसा होना चाहिए। बेटा यहां तक समझ में आया आप लोगों को? प्लीज यहां तक जो जो कॉपी करना लिख लो, और जितने लोगों को समझ में आ गया बताओ इसका अगला स्टेप क्या करेंगे। हम चाहते ये हो, अगर हम इस gx के लिए चाहते हैं कि ये हमेशा नेगेटिव हो, इसका मतलब हम चाहते हैं कि ये हो, और ये होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? जो बता सकता है बताएं, नहीं तो बाकी लोग यहां तक कॉपी करके एस लिख दें चैट सेक्शन में।
आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई पैराबोला एक्स एक्स को नहीं काटता, इसका मतलब इट हैज नो रियल रूट्स। तो एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला तीन प्रकार के हो सकता है। एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला इस प्रकार का भी हो सकता है, एक्स एक्स को 2 बार काटे, या फिर वो एक्स एक्स को 1 बार काटे, टच करे। पर हम चाहते हैं इनमें से कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो, यही पॉसिबिलिटी हो। तो लिख लेना, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ग्राफ व्हेन gx वुड हैव नो रियल रूट्स। और नो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। वेरी गुड, शिदांशु ने परफेक्ट जवाब दिया है। तो मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ, कई लोगों ने एस लिख दिया चैट सेक्शन में। बाकी तो जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा इस लेक्चर की, तो अगर कहीं कुछ कॉपी करने में आपने कमी कर दी हो तो उसको आप लिख लेना। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। मैं चाहता हूं कि आपका एक्सपोजर ऐसा बने, नहीं तभी आप लोग असाइनमेंट्स और शीट्स को कर पाओगे। फंक्शन जैसा मैंने बोला बहुत ही ट्रिकी चैप्टर है। तो दिस इंप्लाइज जो मेरे पास एक्सप्रेशन है gx का, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हमेशा एक्स एक्स के नीचे हो। इसका मतलब इट शुड नॉट कट द एक्स एक्सिस। ये तभी होगा जब उसके नो रियल रूट्स हो, क्योंकि जहां पर भी वो एक्स एक्सिस को काटता है वो रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक होते हैं। तो वो एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, मतलब वो पूरी तरह नीचे है। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ए में इक्वेशन बन गई ना, यहां से हमारे पास आंसर आएंगे। देखते हैं क्या आएगा। ये क्या आएगा? 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 तो कॉमन हटा दो, आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6, और दिस इज माइनस 2a इज लेस देन 0। यहां से आएगा ए स्क्वायर माइनस 4a, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 इज लेस देन 0। ये होना चाहिए। जब जब ये होगा, जिन जिन ए की वैल्यूज के लिए होगा, उन उन 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 ए की वैल्यूज के लिए ये चीज जो होगी वो हमेशा लेस देन 0 होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। कौन बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या आता है। ध्यान देखो, वैसे तो स्ट्राइक होना चाहिए। इसको मैं रीराइट करके लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस 3 शुड बी लेस देन 0। जो इस इनइक्वालिटी का आंसर होगा वही मेरा आंसर होगा, वही वैल्यूज ऑफ ए होंगी। यहां से आएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज लेस देन 0। आप देख सकते हो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। 3 में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो ये क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट पूरी तरह पॉजिटिव होगी, लेस देन 0 हो ही नहीं सकती। नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, कोई भी a की वैल्यूज नहीं है। आंसर क्या होगा? 5। ए की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके कारण ये जो एक्सप्रेशन है वो 1 to 1 बन जाए। क्यों? क्योंकि ए की जो पॉसिबल वैल्यूज थी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इस कंडीशन को मैं वेवीज का मेथड से सॉल्व कर सकता था, पर मैंने को एकदम से स्ट्राइक किया, ये ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस 3 लिख सकता हूँ। ये चीज बन गई a माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव में प्लस 3 करोगे तो ये क्वांटिटी 3 से तो बड़ी होगी, मतलब ये नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकती, मतलब इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। इसका आंसर इसका है there is no values of a। क्वेश्चन बहुत ही धांसू था। आपको धीरे धीरे, टुडे इज आवर 8th लेक्चर। 8th लेक्चर में हमने एक्सपोजर दिया है टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। द काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसकी आपको तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूं आपसे, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप पानी का ब्रेक ले लो। आर यू फाइन अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं सेशन को? So let us start. Let's take a discussion forward. और let's come back to our discussion that we were doing. फटाफट लिखें हेडिंग कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, बस 2 हेडिंग्स कंप्लीट कर रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। आज एकदम बेसिक क्वेश्चंस थ्योरी और 1-2 बेसिक क्वेश्चंस, फिर अगले लेक्चर में इस पे लेवल बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया था ना, तो अभी हमने किया। चलो, तो द नेक्स्ट इज कंपोजिट फंक्शन। हेड डालिए कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को आगे लिखना फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, और ऐसा कोई आपके लिए नया नहीं है। एफओजी या जीओएफ सुना होगा आप लोगों ने, है ना? तो लेट अस टेक अ केस। सपोज क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इफ fx is equal to x plus 1 and gx is equal to 3x square। पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं।
अगर एफ एक्स एक्स प्लस वन है और जी एक्स 3x² है, फाइन एफ ओ एफ पहला, सेकंड जी ओ एफ तीसरा, एफ ओ जी, है ना, ये 3 निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो फंक्शन का फंक्शन, तो एफ ओ एफ का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, एफ ऑफ एफ मतलब एफ ऑफ एफ एक्स। अब कैसे डिकोड करते हैं इसको, आप बाहर से भी डिकोड करते हो, अंदर से भी डिकोड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। जनरली अंदर से डिकोड करोगे तो अच्छा रहता है, बाकी आपकी चॉइस है। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जो एफ है उसको ध्यान देखो, जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स, तो दिस वुड बी एफ एक्स प्लस वन, जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स, एफ एक्स प्लस वन, ये मैंने बाहर से डिकोड किया, अभी बाहर वाला एफ हट गया, तो ये एफ एक्स प्लस वन आ गया। बट व्हाट इज एफ एक्स, दिस एफ एक्स इटसेल्फ इज एक्स प्लस वन, दिस वुड बी एक्स प्लस टू। दिस वाज वन वे ऑफ डूइंग इट। ये डिकोड आप किसी भी तरीके से कर सकते थे, आप इस तरह भी कर सकते थे, अंदर एफ एक्स लिखते थे, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज एक्स प्लस वन। तो अगर एफ एक्स एक्स प्लस वन है तो जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस वन, तो दिस वुड बी एक्स प्लस वन प्लस वन, तो दिस वुड बी एक्स प्लस टू। इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। यू आर ऑल अवेयर ऑफ कंपोजिट फंक्शन पे एज सच इस तरह के ऑपरेशंस करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बस यू नीड टू बी अवेयर ऑफ देम। अभी जब डोमेन और रेंज निकालने को आएगा, आपको 2 फंक्शन दे दिए जाएंगे और उनसे बनने वाले कंपोजिट फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना होगा, तब लेवल बढ़ेगा। बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। लेट मी सी व्हाट इज जीओएफ। जीओएफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, व्हाट इज एफ एक्स, अंदर से शुरुआत कर लेते हैं, व्हाट इज एफ एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस वन। तो जहां जहां एक्स है, अब जी एक्स पे आते हैं, जी एक्स के डेफिनेशन में जहां जहां एक्स है, क्या बात है, वापस है, हाँ, जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस वन, तो दिस विल बी 3x प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर। अब मान लो कोई बोले नहीं सर हम तो बाहर से करेंगे, बाहर से एक्सपेंड करना चालू करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, तो जहां जहां एक्स है वहां पे एफ एक्स, दिस विल बी 3f(x) का होल स्क्वायर। दिस इज द अल्टरनेट वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग। व्हाट इज एफ एक्स, दिस इज नथिंग बट 3x। आंसर तो सेम ही आना है, आंसर तो सेम ही आना है, सब लोग फटाफट लिखते आना। एफओजी, एफओजी, एफओजी क्या होता है, एफओजी एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स वुड बी, किसी एक तरफ से एक्सपैंड कर लेता हूं, यहाँ पे देख लेता हूं, अंदर से शुरुआत करता हूं, तो जहां जहां एफ है, एफ के अंदर इनपुट क्या है, जी एक्स, एफ के अंदर इनपुट है एक्स, तो एक्स प्लस वन, जहां जहां एक्स है वहां जी एक्स, तो वुड बी जी एक्स प्लस वन, जहां जहां एक्स वहां जी एक्स। व्हाट इज जी एक्स, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस वन। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। आप बोलो चलो इसको भी कर देता हूं दूसरे तरीके से। अगर मान लो मैं अंदर से शुरुआत करूं, दिस इज व्हाट, एफ ऑफ, व्हाट इज जी एक्स, जी एक्स इज 3x स्क्वायर, तो जहां जहां x है वहां पे 3x स्क्वायर, तो अगेन द आंसर वुड कम आउट टू द सेम 3x स्क्वायर प्लस 1। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज नोन एज द बेसिक्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। इसके अंदर अभी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती, क्योंकि वी आर ओनली डीलिंग, ध्यान सुनना, अभी इन सारे क्वेश्चंस को देखकर आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं लग रही, बिकॉज वी आर ओनली डीलिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अभी हमने डोमेन और रेंज का खेल नहीं चालू किया। जैसे हम डोमेन और रेंज का खेल चालू करेंगे तो आपको फिर थॉट प्रोसेस के अंदर थोड़ी बहुत और डिटेलिंग लानी पड़ेगी, है ना। तो फॉर थ्योरी से जस्ट राइट इट डाउन, ये आप सबने लिख लिया होगा। फॉर द थ्योरी से जस्ट राइट इट डाउन कि जैसे हम लोगों ने अपने जो सेशंस हैं उनमें हमेशा एक फंक्शन को एक मशीन की तरह ट्रीट किया है। तो अगर मैं एफ ओ जी लिखता हूं तो एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। अब ध्यान से बताओ, यहाँ पे 2 मशीनें हैं, एफ बी और जी बी है। बताओ ये जो इनपुट एक्स है पहले किस में जा रहा है, जी में जा रहा है कि एफ में जा रहा है? थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लियर आ रहा होगा आपको। एफ ऑफ जी एक्स में जल्दी बताओ, ये जो इनपुट एक्स है वो पहले जी में जा रहा है कि एफ में जा रहा है? चार्ट सेक्शन में जल्दी बताओ, ये जो इनपुट एक्स है वो पहले जी में जा रहा है कि एफ में जा रहा है? जी में, बहुत बढ़िया। तो आप डायग्राम बनाओ कि पहले ये जी की मशीनरी है, जी में इनपुट गया एक्स। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, ये सब चीजों का तोड़ है, ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहले इनपुट जी मशीन में जाएगा और आउटपुट क्या आएगा, जी एक्स। फिर जो इनपुट एक्स गया जी की मशीन में, आउटपुट आया जी एक्स। अब बताओ ये जी एक्स आउटपुट किसके मशीन में जा रहा है? अब ये जी एक्स आउटपुट किस मशीन में जाएगा? अब ये जी एक्स आउटपुट किस मशीन में आएगा? एफ में।
तो ये जाएगा एफ की मशीनरी में, ये जी की मशीनरी है, अब ये एफ की मशीनरी में जाएगा और आउटपुट क्या निकलेगा, एफ ऑफ जी एक्स। और अगर हम इस पूरी मशीनरी को कवर करके एक मशीनरी लगाना चाहें तो इसे हम कहते हैं एफ ओ जी या फिर एफ ऑफ जी एक्स। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ये डायग्राम बनाने के बाद दो तीन चीजें लिख लो, फिर मैं इस डायग्राम का वो वर्जन बनाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में कुछ इस तरह की बातें अभी डायरेक्टली बना देता हूँ, वो मशीनरी की जगह मैपिंग डायग्राम पे विश्वास रखते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये एक्स है, ये एक्स जी में जाएगा और फिर ये एफ में जाएगा। तो ये एक्स है, ये जी एक्स है, ये एफ ऑफ जी एक्स है। इस तरह का आपको, इनफैक्ट अगर आप अपनी एनसीईआरटी का फ्रंट पेज भी देखोगे तो आपको इस तरह से एक बड़ा ही फेमस सा मैपिंग डायग्राम बनते हुए नजर आएगा। बट दिस आई फाइंड ऑलवेज टू बी मोर कंफ्यूजिंग। मतलब ऑब्वियस ही बात है, एक्स इज द इनपुट जो कि पहले जी में जा रहा है, फिर आउटपुट आया जी एक्स, फिर वो आउटपुट जो है वो आपका एफ में जाएगा, तो एफ ऑफ जी एक्स आएगा आपके पास। आई ऑलवेज फाइंड दिस मैपिंग डायग्राम टू बी अ बिट कंफ्यूजिंग ऑल द टाइम, देयरफॉर आई सेल्डम यूज इट, आई जनरली यूज दिस मशीन डायग्राम। इज दैट क्लियर? आप दो तीन चीजें लिख लो, दो तीन चीजें लिख लो। लिखें फॉर आउटपुट टू कम, लिख लें फॉर आउटपुट ऑफ एफ ऑफ जी एक्स टू कम, फॉर आउटपुट एफ ऑफ जी एक्स टू कम। वैसे ऑब्वियस है, फॉर आउटपुट एफ ऑफ जी एक्स टू कम द आउटपुट जी एक्स शुड बी इन द डोमेन ऑफ एफ। इसके नीचे एक लाइन लिख लो जिसके ऊपर अहमियत क्या होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पर अभी आपको समझ में आ जाएगा। फॉर द आउटपुट एफ ऑफ जी एक्स टू कम, इस एफ ऑफ जी एक्स आउटपुट के आने के लिए, देखो यहाँ पे दो आउटपुट्स आ रहे हैं, ये आउटपुट नंबर 1 है, ये आउटपुट नंबर 2 है। तो लिख लीजिएगा फॉर एफ ऑफ जी एक्स आउटपुट टू कम, फॉर एफ ऑफ जी एक्स आउटपुट टू कम जी एक्स शुड बी इन द डोमेन ऑफ एफ। सिंपल सी बात है यार, एफ में जो इनपुट जाए वो एफ के डोमेन में तो होनी चाहिए। पता चला एफ के डोमेन के बाहर के आउटपुट्स आ रहे हैं तो वो तो इसके अंदर इनपुट जा ही नहीं सकते ना। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? इस रिस्ट्रिक्शन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कई बार इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इस रिस्ट्रिक्शन पे जो क्वेश्चन बनते हैं कई बार इस टॉपिक के क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, इसको हम लेक्चर में देखेंगे। फॉर द आउटपुट एफ ऑफ जी एक्स टू कम, या इसको और रिफाइंड लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, फॉर एफ ऑफ जी एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ ऑफ जी एक्स टू बी डिफाइंड द आउटपुट जी एक्स शुड बी इन द डोमेन ऑफ एफ। है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, दो सिंपल से क्वेश्चन करते हैं फटाफट, अभी के लिए इतनी थ्योरी काफी है, तो दो क्वेश्चन फटाफट करेंगे। पहला क्वेश्चन है इफ f of x is equal to 1 upon 1 minus x, find पहला f o f, दूसरा f o f o f। जल्दी करें, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, तो मैं इसको कर रहा हूं। f of f x क्या होगा, इट वुड बी, यहां से शुरुआत करते हो, जहां जहां x है वहां f x डाल देते हैं, तो 1 माइनस एफ एक्स, ये क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एलसीएम लेते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये कितना आएगा, दिस वुड बी 1 माइनस एक्स, ऊपर 1 से 1 कट गया, नीचे क्या आएगा माइनस एक्स, ये क्या आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, दिस वुड बी x माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या ये क्लियर है? गिव मी थम्स अप इन द चैट सेक्शन अगर ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब बताओ व्हाट इज एफ ओ एफ, इट इज एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। तो यहां तक का डीकोड तो हम कर ही चुके हैं, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, तो ये क्या होगा एफ ऑफ, ये चीज क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स। यहां तक का डीकोड तो पिछले पार्ट में कर लिया था हम लोगों ने, है ना। अब ये चीज जहां जहां x है वहां ये आएगा, तो दिस वुड बी व्हाट 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स।
ये तो आएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज एलसीएम लेते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स, ये और ये कट जाएंगे और ये आंसर आएगा एक्स। दिस इज योर एक्स। चलिए अब मैं ये जो आउटकम हमने निकाला है इसको अच्छी तरह लिख लो और एस लिख देना चैट सेक्शन में। इसके ऊपर एक मेंस लेवल का क्वेश्चन बना देता हूँ, इस पे एक मेंस लेवल का क्वेश्चन बना देता हूँ। इस पे एक मेंस लेवल का क्वेश्चन बना देता हूँ। प्लीज बेटा एस एंड डब्ल्यू लिख देना चैट सेक्शन में, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमने इस फंक्शन को लिया, इस फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पहले एफ ओ एफ निकाला, वो आया हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स। फिर हमने एफ ओ एफ निकाला, ये आ गया घूम फिर के x। अरे कुछ नहीं यार, ये x कट गया, चीजें एज इट इज हो गई, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन है फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना, जी एक्स इज इक्वल टू एफ ओ एफ एक मिनट, एफ ओ एफ 6 टाइम्स, ऐसे लिखा एफ ओ एफ से लिखना 6 टाइम्स, है ना, 6 टाइम्स एक्स, दिस इज जी एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू एफ ओ एफ 7 टाइम्स, ठीक है, ठीक है। ये जी एक्स है एच एक्स है। इफ D1 is domain of Gx and D2 is domain of Hx, find D1 intersection D2, करेक्ट, find D1 intersection D2, करेक्ट। मतलब ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चंस में पैटर्न ऑब्जर्व करना, मैं पहले हिंट देता हूँ आपको। कोई 6 बार तो करेगा नहीं, तो एक बार में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, दूसरी बार में x माइनस 1 अपॉन एक्स है, और तीसरी बार में x आ गया। तो आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि अगर मैं चौथी बार f लगाऊंगा तो घूम के वापस ये आ जाएगा, क्योंकि भैया अगर एफ ओ एफ एक्स है तो एफ ओ एफ ये एफ ऑफ एक्स ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ तक का तो x बन गया, तो ये घूम के ये आ जाएगा। तो चौथी बार में हम यहाँ पहुंच गए, 5 बार में से छठी बार में ये पैटर्न समझ में आ गया। इसका मतलब आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि जी एक्स है ना वो एक्स है, और 7वीं बार करोगे तो छठी बार में यहाँ पहुंचोगे, 7वीं बार में यहाँ पहुंच जाओगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसको ध्यान देखो, D1 क्या हो गया यहाँ से, D1 ये तो है सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन x, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, इंटरसेक्शन D2 क्या है, D2 इज द डोमेन ऑफ hx, इसका डोमेन क्या है ये बताओ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 1 माइनस x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। अब दोनों का इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों का, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। क्या ये क्लियर है, कॉम्प्रिहेंशन ऐड कर दिया, कहानी ऐड कर दी, कॉम्प्रिहेंशन ऐड कर दिया, कहानी ऐड कर दी, और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इनवर्स ऑफ फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। एक लास्ट लेक्चर ले लेते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और फिर इनवर्स ऑफ फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर में करेंगे। थक गए होगे आप लोग। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब सब लोग देंगे मुझे चैट सेक्शन में। तैयार हो? चलो, आई एम इरेजिंग दिस। क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्वेश्चन है इफ f इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इफ fx
is equal to greatest integer of x and gx is equal to mod of x, then gof minus 5/3 माइनस FOG -5/3 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपलिस्टिक सा क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने बहुत ही सिंपलिस्टिक दिया है आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए। सभी लोग चैट सेक्शन में बताएंगे आंसर क्या आएगा। GOF -5/3 माइनस FOG -5/3 क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़े तेजी से इसका जवाब बताएं और बताएं क्या होगा इसका आंसर। बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, अपनी प्लेलिस्ट कंप्लीट करें रिकॉर्डेड सेशंस की। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में इन द थंबनेल इटसेल्फ डिस्क्रिप्शन में व्हाट आर द टॉपिक जो मैंने कवर किए वो मैंने बताए। क्वेश्चन एकदम डिफरेंटली हैं, थ्योरी चाहे सिमिलर हो, क्वेश्चन बड़े सिमिलर नहीं हैं। और अपने जो आपकी जो मैंने क्वेश्चन बैंक फॉरवर्ड किया हुआ है ग्रुप पे, उसे भी कवर करना चालू करें। एनीवन? एनीवन बेटा? चलो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। पहले इनपुट जिसमें आ रहा है एफ में, एफ जो है ये जी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5/3 माइनस एफ ऑफ इनपुट पहले जिसमें आ रहा है जी में, जी क्या मॉडुलस मॉड ऑफ -5/3। नॉट पॉसिबल, क्या बात कर रहे हो यार। माइनस व्हाट इज जी ऑफ ग्रेड -5/3 कितना होगा, -1 पॉइंट समथिंग है ना, -1.66 होगा इनफैक्ट, है कि नहीं। पहले इनपुट एफ में गया फिर जी में जाएगा ना, जी ओ एफ। पहले एफ में जाएगा इनपुट, एफ में इनपुट गया तो -5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1.66 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। माइनस दिस इज व्हाट एफ ऑफ व्हाट इज मॉड ऑफ दिस is 5/3. Now what is greatest integer of -1.66? This is g of greatest integer of -1.66 is -2. This is f of 5/3. क्या है क्लियर? देखते हैं भूमिका क्या जवाब आता है। आपने 1 दे रखा है, देखते हैं आता है कि नहीं आता। अब what is g of -2? इसमें इनपुट गया, this is mod of -2 minus f greatest integer of 5/3. Now what is mod of -2? 2 minus what is 5/3? 1.66 इसका greatest integer। what is this 2 minus what is greatest integer of 1.66? 1 आंसर होगा 1, जो कि भूमिका ने एकदम परफेक्ट दिया था। बाकी लोग बताएं कि अगर ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फटाफट बताएं ऑन अ स्केल ऑफ 100 कितना परसेंट समझ में आया चैट सेक्शन में। ऑन अ स्केल ऑफ 100 कितना परसेंट समझ में आया इन द चैट सेक्शन। दिस वुड बी द एंड ऑफ आवर सेशन टुडे। दैट वाज ऑल। अगले लेक्चर की शुरुआत में हम लोग कंपोजिट फंक्शन के ऊपर और थोड़े डिटेल फंक्शंस देखेंगे, डिटेल क्वेश्चन देखेंगे, है ना। और फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। सो आई विल बी एंडिंग इट हियर। बदली बताओ चैट सेक्शन में।